लाइव है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेरी वेरी, मेरी आज फोटो नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट मैं हूं आपके साथ में। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार। मेरी मुस्कुराहट बता रही होगी बेटा, आई एम सो सो हैप्पी टू स्टार्ट फ्रेश, यू नो, फ्रेश इज द राइट वर्ड, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का साथ छूटा ही नहीं था अभी, है ना। आप लोगों से कनेक्टेड ही थे थ्रू आउट, बट टू स्टार्ट अ फ्रेश जर्नी, आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल, टू सी ऑल योर कमेंट्स। एक बारी मुझे बता दो एज यूजुअल बेटा, क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू ऑल बेटा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे सपोले जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। और फोटो मेरी नहीं है बेटा, पर मैं यहाँ हूँ और आपके साथ हूँ, है ना। और आज का डेट मैं जरूर लिखूंगी जिस दिन हमारी फर्स्ट क्लास है, 30 जून 2026 इट इज। ओके, यस एवरीबॉडी, एक बारी मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, या मैं ऑडियो वीडियो में कुछ बदलाव करूं, या इट्स ऑल गुड बेटा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आर यू गाइज ओके बेटा, आर यू गाइज फाइन, आर यू गाइज गुड? आप लोग ठीक हैं, आप लोग खुश हैं? खुश तो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है ना। आज हमारी फर्स्ट क्लास है बेटा जूलॉजी की, एंड जैसा कि मैंने कहा कुछ बातें तो डेफिनेटली करूंगी बेटा, क्योंकि पहली क्लास है, यूट्यूब पे क्लास है, बहुत सारे हो सकता है, देखो बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो सकता है मेरे साथ में कनेक्टेड हो, जो लक्ष्य से मेरे से पढ़े हो, अर्जुना और लक्ष्य बैच से, या यकीन 2.0 2026 बैच के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो मेरे से कनेक्टेड होंगे, और हो सकता है बहुत सारे बेटा नए स्टूडेंट्स मेरे साथ में जुड़े हुए होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू बेटा, है ना। और कुछ बातें जरूर करूंगी, नई जर्नी है, नई शुरुआत है, उससे पहले डेफिनेटली कुछ बातें करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द सेशन फिर शायद हमें बेटा ये मौका ना मिले कि मैं आपसे इतनी डिटेल में कुछ ऐसी बातें कर पाऊं, ठीक है ना। साउंड गुड है बेटा? इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल गुड, ठीक है। तो या आज हमारा बेटा एनिमल टिश्यूज यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर से हम शुरू करने वाले हैं। फैकल्टी नेम मैंने कुछ भी नहीं डाला यार, समाप्ति मैम, ठीक है। और बस मैं आप लोगों से एक्चुअली आई वाज सो हैप्पी कि ये सारी चीजें मेरे से छूटी गई, बट कोई बात नहीं, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, कोई बात नहीं। मेरा नाम समाप्ति सिन्हा महापात्रा है, मैं खुद ही बता देती हूँ, उसमें लिखा नहीं है। और सपोलो, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम तो बेटा बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स बनते हैं, तो फर्स्ट क्लास में जब भी आती हूँ तो बता देती हूँ, दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन इन। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रेश जर्नी बेटा, ऑफ फ्रेश जर्नी ऑफ योर ड्रीम, है ना। आई होप कि आप लोगों ने बिल्कुल बेटा मन बना लिया हो कि आप लोगों को क्या करना है। क्या आपने मन बनाया है? मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछना चाहती हूँ बेटा, आप लोगों ने, आई होप कि आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना है, एंड आप यहाँ आए हैं तो आई एम वेरी श्योर बेटा आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में यहाँ पे आए होंगे और आपने अपने लिए एक डिसीजन बनाया होगा। और लेट मी टेल यू बेटा, ये डिसीजन आसान नहीं होता, ठीक है। जो डिसीजन आप अपने लिए बना रहे हैं, अगर आपने एक और बार सोचा है कि मैं इस जर्नी में अपने आप को एक बार और मौका दूंगी या अपने आप को एक और मौका दूंगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये बहुत टफ डिसीजन है। हर कोई इजी वे आउट ढूंढता है बेटा लाइफ में, हर कोई इजी वे आउट ढूंढता है। अगर आपने ये डिसीजन बनाया तो सबसे पहले बेटा आई टेल यू, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इजी। आपने एक मुश्किल डिसीजन बनाया है, आप ऑलरेडी यानी कि बेटा एक स्टेप आगे बढ़े हो, विच इज कमेंडेबल बेटा, विच आई रियली रियली अप्रिशिएट। बट यस, एक बार आपने वो डिसीजन अपने लिए बनाया है तो उसके आगे बेटा यू हैव टू मेक श्योर कि अब आपको बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना। बहुत सारी जगहों पे बेटा बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिलेंगी, आई नो दैट, बहुत सारी ओपिनियंस आपको मिल भी रही होंगी, है ना। आप सुन भी रहे होंगे, बहुत सारी चीजें देख भी रहे होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कभी भी आप लोगों से कोई भी चीज बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ बेटा मेरी भी बात मत सुन, है ना। मैं तेरे को हो सकता है बेटा एक प्रोस्पेक्टिव बताऊंगी, मैं तेरे को तुम्हें ना अपने तुम्हारे लिए एक नजरिया जरूर दे सकती हूँ कि ऐसे करना, तो ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने से वैसा होगा, ये चीज अच्छी है या ये चीज ऐसी है, बट मैं कभी तुम्हें ना कोई चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारे अंदर से आना चाहिए बेटा तुम्हें जो भी करना है। और तुमने अगर बेटा डॉक्टर बनने के लिए
वापस से एक डिसीजन बनाए कि आई वांट टू गिव इट अ शॉट, मैं एक बार और तैयारी करना चाहता हूं, शायद कुछ कमियां रही हैं और मैं अगर इस बार उस कमियों को पूरा करूंगा तो मैं कर सकता हूं। अगर ये यहां से आता है ना बेटा, अगर ये यहां से आता है तभी यू विल बी एबल टू डू इट। आई एम टेलिंग यू, यू डोंट लिसन टू मी ऑल्सो, बट मुझे मालूम है कि अगर आप बेटा खुद से कोई भी चीज ना अपने अंदर से डिसीजन बनाते हो, नॉट बाय लिसनिंग टू अदर्स। लोग तो बेटा अलग अलग तरीके की बातें करेंगे ना, तो आप 10 लोगों की बातें सुन के तो अपना डिसीजन नहीं बना सकते, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। वो डिसीजन आपका होना चाहिए बेटा, क्योंकि वो आपको जीना है, वो जर्नी जीनी आपको है, वो चीजें आपको फेस करनी है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके एकेडमिक्स में। दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ, सो दिस डिसीजन शुड बी योर्स। सारी चीजें आपको ही बेटा देखनी है अपनी लाइफ में। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना? तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि अगर आपने अपने लिए डिसीजन बनाया है। इट्स नॉट इजी, नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। आपने अपने लिए डिसीजन बनाया तो आपने एक टफ डिसीजन बनाया है बेटा। और सिर्फ डिसीजन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी है कि आप थ्रू आउट द सेशन बेटा उन चीजों को फॉलो करें। जैसे कि मैंने बोला ना बेटा, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से अलग हुई थी बीच में, क्योंकि मेरे जितने भी लक्ष्य के बच्चे हैं, मेरे जितने भी यकीन के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मालूम है कि जब तक आपका ये रीनीट नहीं हुआ था ना, तब तक मैं आप लोगों से कनेक्टेड ही थी। और आप लोगों को मालूम है यूट्यूब पे यूजुअली मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स लेना प्रेफर भी नहीं करती, लेती नहीं हूँ। देयर आर सम रीजंस, और मैं वो रीजंस नहीं शेयर करना चाहती ऑनलाइन, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। आई डोंट वांट एनी सिंपैथी, ठीक है ना? बट मुझे मालूम था कि आई वांटेड टू बी विद यू, दैट द रीजन कि आई वांटेड टू बी विद यू। मुझे ऐसा मेरे बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं छूट गए हैं बेटा। मैं क्योंकि मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती और ना छोड़ूंगी बेटा, है ना? और अब हमारी एक फ्रेश शुरुआत हो रही है, एक फ्रेश जर्नी है बेटा, और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ में ये जर्नी शुरू करनी है हमें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये चाहूंगी कि आपके दिमाग में कोई भी बेटा डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी ना, ठीक है समय लगेगा, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट फिलहाल नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिग्रेट पहले नहीं होना चाहिए। यू हैव टू प्रॉमिस मी वी हैव नो रिग्रेट्स मैम, यू हैव टू टेल मी दिस बेटा, एंड यू हैव, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड कि नहीं मेरे अंदर कोई गिल्ट, मेरे अंदर कोई रिग्रेट, नथिंग इज देयर। क्योंकि जब आप बेटा ऐसे इस माइंडसेट के साथ में शुरुआत करोगे ना, तो ही आप चीजों को एब्जॉर्ब कर पाओगे। अगर आपके अंदर चीजें ऑलरेडी भरी हुई होंगी तो आप बेटा फ्रेश चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, और फिर वो अच्छा नहीं है। मैंने एक अभी रील भी बनाई थी, मैंने कहा दिल और दिमाग दोनों साथ होना चाहिए बेटा, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों साथ काम करेंगे ना, तो ही तो बेटा चीजें अच्छी होगी। यू हैव टू प्रॉमिस मी दैट। और क्या गिल्ट है यार, क्या रिग्रेट है बेटा, क्या जिंदगी, क्या क्या आपके लाइफ में अभी बेटा बहुत सारी चीजें बाकी है ना यार। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? अभी तो शुरुआत है यार, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें देखनी बाकी है। व्हाट रिग्रेट यार, व्हाट गिल्ट यार, है ना? अरे जीवन में ट्राई नहीं करेंगे तो फिर बेटा कैसे चलेगा? कोशिश करेंगे तभी तो समझ पाएंगे ना यार चीजों को बेटर। आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। जिसने ट्राई नहीं किया तो बेटा उसको क्या मालूम है ना? ठीक है, ट्राई करते हैं, चीजें कई बारी होती है, कई बारी नहीं होती है। जब नहीं होती है तो हमें समझ में आता है, ओके फाइन, ठीक है ये चीजें गलत हुई थी, ये चीजें बेटर हो सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? So yeah, with this note, this is beta know me. I don't want to talk about myself a lot. This is my credential. आपको टाइम नहीं है तो आप मत पढ़ना बेटा, इट्स ओके, लीव इट। एंड मैं भी ज्यादा इसके बारे में बेटा बखान नहीं करूंगी कि मैंने क्या किया हुआ है, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता है, मेरे क्या बेटा अचीवमेंट्स है जिंदगी में। मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं यहाँ खड़ी होके आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ यार, है ना? हर साल आती हूँ, हर साल जैसे तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड होती है ना, अपनी भी रिपोर्ट कार्ड होती है ना? तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में कुछ तो सही होगा यार, है ना? वही मेरी क्रेडेंशियल्स है यार, आप लोगों को पढ़ा पाती हूँ। और आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हो, आप लोग बेटा कुछ और लाइफ में बेहतरीन करते हो, वही मेरी रिपोर्ट कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे ये मौका मिलता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पाती हूँ, कुछ सिखा पाती हूँ जीवन में। दैट इज द बेस्ट क्रेडेंशियल दैट आई हैव, यू कैन रीड इट बेटा। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मालूम नहीं होता है। मैं तो आप लोगों के साथ बहुत सालों से कनेक्टेड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ज्यादा अपने बारे में नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी। आप बेटा whatever, ठीक है ना? और ये जो है एक्चुअली दिस इज माई रियल क्रेडेंशियल्स, यू नो। इस फोटो को मैं जरूर लगाती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों से मिलके बहुत मोटिवेशन मिलती है, और ऐसा ये देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे सच में बता रही हूँ, आपको तो मोटिवेशन मिलती है, बट मुझे ये देख के बेटा बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार शायद मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ऑर्डिनरी सी चीज कर रही हूँ, बट मैं किसी भी बेटा बच्चे की जिंदगी में
छोटी सी एक ऑर्डिनरी चीज करके अगर छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके उसके लाइफ में कुछ कर पा रही हूं, तो भगवान ने मुझे कितनी ज्यादा बेटा ब्लेसिंग दी है कि मैं ऐसा कर पा रही हूँ यार। हु एम आई? हाँ, लेकिन भगवान जी ने मेरे को यार इतना काबिल बनाया है या इतना ब्लेस किया है कि मैं ऐसा कुछ कर पा रही हूँ, आपके जीवन में कुछ छोटा सा इंपैक्ट क्रिएट कर पा रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस, एंड आई मीन इट बेटा। सिर्फ और सिर्फ मैं हमेशा कहती हूँ ये नीट की जर्नी नहीं है। ऑफ कोर्स बेटा, आप नीट की तैयारी के लिए आपने इस बार डिसीजन बनाया कि आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड आई विल मेक श्योर बेटा कि वो तैयारी हम बहुत अच्छी तरीके से करें, आपको कभी बर्डन फील ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि ये जो प्रिपरेशन है ये आसान नहीं होती, और जब बेटा इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना, तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो मुझे आपकी जर्नी को मुश्किल नहीं बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को स्ट्रेसफुल थोड़ी बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को बेटा ईजी बनाना है, मुझे आपकी जर्नी को बेटा ऐसा बनाना है कि आप क्लास में जब आए ना, आप पहले आए क्लास में, आपको क्लासेस करने का मन हो, आपको ऐसी फीलिंग ना आए कि यार मैंने क्या डिसीजन बना लिया, मुझे क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट माई जॉब, माई जॉब इज टू मेक योर जर्नी इजी। आप यहाँ पे आए तो आपको ऐसा फील हो कि आई मेड द राइट डिसीजन, इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू बेटा, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है? और फिर इस जर्नी में आप ऐसी चीजें सीखें जो आपको या तो बेटा यहां तक पहुंचाए, या तो आपको आई एम वेरी श्योर कि जीवन में जो भी चीजें यहाँ पे सीखोगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा देगा। आप यहाँ पे बैठ के अगर बेटा पढ़ रहे हैं, आप अगर यहाँ पे बैठ के चीजें सीख रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं तो बेटा 100% मोस्ट डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंस के साथ में मैं बोल सकती हूँ बेटा, फ्रॉम माई लाइफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि वो आपको सही जगह जरूर पहुंचाएगा। आप ये बात हमेशा याद रखिए, इट इज नेवर एवर अबाउट द ओनली टारगेट जो आपके दिमाग में है। आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, इट इज अबाउट द जर्नी, एंड आप इस जर्नी में बेटा जो भी चीजें सीखेंगे, आई एम मोस्ट डेफिनेटली श्योर कि वो आपको आपके जीवन में बहुत सारी चीजें लाके देगी, वो आपको बेटा मेहनत करना सिखाई। ये जितनी भी चीजें हुई बेटा, इसने आपको मेंटली स्ट्रांग बनाया। ठीक है? आपको बताया कि यार लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कई बार बड़े डाउन्स आएंगे, कई बार ऐसी चीजें आएंगी जो आपने जीवन में सोची भी नहीं होंगी। जब आप बेटा ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस से ही बेटा आप चीजों को सीखते हैं। दैट्स हाउ बेटा आपका जीवन, आपकी जर्नी, हाउ यू बिकम एज अ पर्सन। तो जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं बेटा, वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, और आपको स्ट्रांग बनना है। यू आर नॉट वीक, ओके? अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके? यू आर नॉट वीक। स्टार्ट मैं करूंगी बेटा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू यार, हार्ट टू हार्ट। कब बात की है मैंने आप लोगों से? नीट हो गया, रीनीट हो गया, मैंने तो आप लोगों से बात ही नहीं की यार। तो मेरे को बात करनी है। मुझे पता है कि ये नीट रीनीट के चक्कर में बच्चों का जो बिल्कुल मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था यार, मेरा फर्ज बनता है, मेरे अंदर से आता है, दिल से आता है कि मैं आप लोगों से पहले बात करूं यार, है ना? तो कमजोर नहीं हो तुम, और अगर बेटा कभी ऐसी वीकनेस आई भी ना, डोंट शो इट टू द वर्ल्ड, किसी को नहीं दिखाना है, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें आज कोई बोलेगा कि तू नीट की तैयारी मत कर, या कोई तुझे बोलेगा नीट की तैयारी कर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसको फर्क पड़ेगा? तुझे फर्क पड़ेगा बेटा। तूने जो डिसीजन बनाया उससे तेरे को फर्क पड़ेगा बेटा। किसी ने जो तेरे को बोला है ना, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला ना मेरी ना किसी और की, यू शुड लिसन टू योर हार्ट, बिकॉज इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ। हाउ इट्स गोइंग टू बिकम इज योर डिसीजन ऑफ टुडे बेटा। एंड व्हेन यू हैव मेड अ डिसीजन ना, बी वेरी क्लियर, फिर देयर इज नो इफ एंड बट। 500 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, किसकी भी देख लूं, उसकी भी देख लूं, फलाने की देख लूं, ढिमकाने की देख लूं। इट्स योर लाइफ बेटा, आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू लिव इट। पीपल विल जस्ट से, आपको जीनी है वो जिंदगी। गॉट इट? तो इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग, और कमजोर तो हो ही नहीं। जब तुमने ये डिसीजन बनाया है तो तुम कमजोर कैसे हो बेटा, है ना? ऐसे टफ डिसीजंस बनाना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है। गॉट इट? सो आई थिंक ऐसे फ्लो में तो मैं कितना ही बोलूं तुम लोगों से, लेकिन यस, मेरे को कुछ चीजें तुम लोगों से बेटा चाहिए, है ना? जो मैं चाहूंगी कि तुम लोग, मैं सिर्फ बोलूंगी कि तुम लोग इस चीज को बेटा फॉलो करो बैच के अंदर। जब तुम ऐसी चीजों को फॉलो करोगे बैच के अंदर, तो आई एम श्योर वो तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स में भी दिखेगा। ठीक है? आई टेक सम मोर टाइम। मेडिजी आप लोगों को मालूम है बेटा, बहुत सारे बच्चों के पास किताब है, इसके बारे में ना मैं आप जब हमारी क्लासेस होंगी ना तब बताऊंगी। ठीक है ना? नॉट टुडे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द राइट टाइम। बहुत सारे बच्चों को मालूम भी है, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं भी मालूम होगा। फ्यू मोर थिंग्स जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। See, I've written something. I have written here what is my responsibility and what is your responsibility, okay?
व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा कितने सपोले मुझे एक बार बेटा बताओ। अच्छा सब लोग मुझे दिखता है यूट्यूब में, और मैं ना बेटा क्या होता है ना, मैं बहुत दिल से बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कई बार ना मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के कहीं, क्योंकि ना लोगों को अच्छा सुनना पसंद होता है सिर्फ, है ना, अच्छा सुनना क्या, जो वो सुनना चाहते हैं ना बेटा सिर्फ वही उनको सुनना पसंद होता है। लोगों को अक्सर वही बातें अच्छी लगती है जो उन्हें सुनना है, बट मैं कई बार वही बातें बोलती हूँ जो मुझे लगता है कि यार दैट इज राइट फॉर यू। मैं आपसे जेन्युइनली जानना चाहती हूँ, ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया होगा, आप मुझे एक बारी अपने बेटा खुद के थॉट प्रोसेस से, खुद के दिल से बताइए, और मैं बायो की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है, बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। जिस प्रकार का पेपर आया, चाहे वो नीट में आया हो, मतलब 3rd में वाले पेपर में आया हो, चाहे वो रीनीट वाले टाइम पे आया हो बेटा, 21 तारीख को आया हो, यू टेल मी वन थिंग बेटा, अगर आप लोगों ने उस पेपर में बायोलॉजी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो मोस्ट लाइकली जो आप परसेप्शन देखते हो बेटा, बहुत जल्दी ना बेटा बैच अच्छा नहीं है या टीचर अच्छा नहीं है, उस पर बड़ी जल्दी पॉइंट आउट हो जाता है। क्या कभी भी ऐसा लगता है, कभी भी अंदर से इंट्रोस्पेक्शन होती है कि शायद मेरे अंदर भी कमी रही होगी, शायद मेरे अंदर से भी कुछ कमियां रही होगी, शायद मैंने भी उतना नहीं किया, अगर मैंने किया होता 100% फॉलो किया होता बैच को, टीचर की बात को जो उन्होंने यकीन नीट 2.0 की क्लास में डे 1 पे बोला था, तो शायद मैं बेटर कर पाता। क्या ये इंट्रोस्पेक्शन आता है बेटा? क्योंकि ना आज के टाइम पे बहुत इजी है दूसरों पर ब्लेम डाल देना, क्योंकि उससे हमारा गिल्ट कम हो जाता है, होता है, उससे हमारा गिल्ट कम होता है। जैसे मैंने ये बोल दिया ना कि ये टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये टीचर तो ऐसे हैं, ये टीचर तो फलाना है, तो हमारे अंदर का गिल्ट कम होता है। बट कम कैसे होगा बेटा? अंदर इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो मालूम होगा तूने काम चोरी की है। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड वो ही सेम बेटा चीजें आपको सेशन में रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगी जो पढ़ाया मैंने वही आया, जो मेरे नोट्स में था वही आया। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास मेडिजी भी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास नीट का पेपर है, आप खुद देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है ट्रस्ट। यहाँ यूट्यूब पे जब फर्स्ट सेशन होती है, देर आर मेनी किड्स, आई नो देर विल बी मेनी स्टूडेंट्स जो कहेंगे अरे इन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ाया, ड्रॉपर बच्चे को जरूरत ही नहीं होती। इन्होंने बेसिक से नहीं पढ़ाया, जरूरत होती है। देर विल बी परसेप्शन, बट यू नो व्हाट, जो बच्चा यहाँ से सिलेक्ट होता है वो ऐसी बातें नहीं करता है, वो एकदम बेटा घोड़े की जैसे वो होती है ना, बिल्कुल एक नजर, वो वैसे ही सोचता है। एंड वो अपने गुरु पे, वो अपने शिक्षक पे बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग, द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियंस जो जरूरत नहीं है, यानी आप अपना समय उन चीजों पे व्यर्थ कर रहे हैं बेटा जो आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है। आपके पास वैसे भी एनर्जी लिमिटेड है सपोलो, आपकी एनर्जी राइट डायरेक्शन में लगनी चाहिए, उस डायरेक्शन में नहीं लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी एनर्जी यूजलेस तरीके से खर्च होगी। क्या इस साल बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे बेटा? होंगे ना। क्या इस साल नहीं सिलेक्शन होंगे? होंगे। क्या बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है बेटा? चाहे कट ऑफ ऊपर जाती है नीचे जाती है ना, सिलेक्शन मोर और लेस उतने बच्चों का होता है, जीवन आगे बढ़ता है, सब अपने अपने डिसीजन बनाते हैं बेटा। 1-2 महीने क्या होगा, 1-2 हफ्ते वीडियोस बनेंगी, ये बनेगी, बट सब मूव ऑन करते हैं बेटा, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, सब अपने डिसीजंस बनाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सो आई विल जस्ट टेल यू अ फ्यू थिंग्स एंड देन विल स्टार्ट विद द बैच, ओके, विद द लेक्चर। और इसलिए मैंने अपने क्रेडेंशियल में ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुम्हें बतानी थी, ठीक है ना। तो भरोसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, और मैं वो भरोसा बेटा मांगती नहीं हूँ, मैं वो भरोसा गेन करती हूँ। यूट्यूब की परसेप्शन कुछ भी हो बेटा, यूट्यूब में व्हाट ऑडियंस इज सेइंग, आई नो व्हाट माय बैच सेज, आई नो माय रिपोर्ट कार्ड, ओके, आई नो योर बेटा ट्रस्ट, आई नो जब आप बैच के अंदर आते हैं तो पूरे साल भर कैसी पढ़ाई होती है, आई नो दैट, आई हैव सीन बेटा। मैं तुम्हें सामने से ऐसे नहीं जानती हूँ, बट मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हें नहीं देखा है, बट मैंने तुम्हें फिर भी देखा है बेटा। मैंने तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा ट्रस्ट, बहुत सारी चीजें देखी है बैच के अंदर, समझ रहे हो। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंड लाइव लेक्चर। मेरा ये सजेशन है बेटा कि आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, क्योंकि ना फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओके। नहीं तो आप फिर ऐसे सोचने लगते हो कि यार बाद में देखूंगा, अभी देखता हूँ, क्या करता हूँ, रिकॉर्डेड और ये वो। तो मेरा सजेशन ये कि आप ना बेटा लाइव लेक्चर्स देखो। बट अगर इन केस बेटा आपको लगता है कि नहीं यार लाइव नहीं, मेरे को ना थोड़ा टाइम सेव करना है, मेरे को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देखना है, मुझे कुछ चीजें स्किप करनी है, इट्स ओके, देन यू कैन प्रेफर बेटा रिकॉर्डेड सेशंस। बट इट इज माय सजेशन कि लाइव में ना क्या होता है, आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हो, आप ना हैंड टू हैंड देखते रहते हो, ठीक है ना।
तो आप टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हो, आप देख लेते हो लेक्चर्स, फिर आप वो नहीं सोचते बाद में देखूंगा, उससे फिर बैकलॉग इकट्ठा होता है। ठीक है मैम, ओके। एक बार ना ये क्या हो गया भाई, इसको डिलीट करो। ये क्या आपको मालूम नहीं है क्या बेटा? एक बात बताओ मुझे, ये जो हम आके बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे आपके साथ में, मैं करूंगी, आपके सारे टीचर्स, हम सारे लोग आपसे बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, है ना, कि डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जिंदगी में ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप सक्सेस। क्या ये किसी को नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? क्या आपको नहीं पता? क्या आपको बेटा हर एक बात पता है कि ये करने से मैं सही जगह जाऊंगा और ये करूंगा तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा? क्या आपको नहीं मालूम है ये बात? मालूम है, सबको मालूम होती है, सबको मालूम है डिसिप्लिन, सबको मालूम है कंसिस्टेंसी, सबको मालूम है रेगुलरिटी, सबको मालूम है क्या करना है, बट सब नहीं करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, बट बेसिक चीज बहुत टफ है, बेसिक चीज बहुत टफ है। एंड तभी बेटा मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम सो सॉरी टू से, बट ऐसे हम एवरेज रह जाएंगे, मीडियोकर रह जाएंगे। यू वांट टू बी दैट? आप नीट करो, बहुत अच्छी बात है, आप कुछ और करो, बहुत अच्छी बात है, बट यू कांट बी एवरेज बेटा। क्योंकि सच्चाई तो ये है ना कि एवरेज की क्या वैल्यू है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू? आप जिस चीज में जाओगे यू हैव टू आउट, वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू एक्सेल। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कोई नहीं पूछता है बेटा, एवरेज मीडियोकर को नहीं पूछते हैं, आपको एक्सेल करना पड़ेगा। सबको मालूम होता है ये बेसिक चीजें करने से, और वो बेसिक चीज करना बहुत कठिन है। अगर आपने वो बेसिक चीज, डेली लाइव लेक्चर्स, डेली कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास में आना, जो मैंने अपना टारगेट सेट किया उसको डेली फॉलो करना, डीपीपी सॉल्व करना, टेस्ट देना, रिवीजन करना, एनसीईआरटी पढ़ना, अगर आपने ये बेसिक चीजें अपने जीवन में उतारी और रेगुलरली उसको किया, उतनी बेसिक चीज से आप अपने टारगेट तक पहुंचते हो। पर अधिकतर बच्चा जो बैच में जुड़ता है, इनिशियली मोटिवेशन इज हियर and eventually it's not beta, and that's what makes your results different. So you have to be very disciplined. Discipline का मतलब क्या है यार, कि आपने जो चीज सोची ना वो चीज कर रहे हो, आप काम चोरी नहीं कर रहे हो। मैंने सोचा है कि मेरे को zoology की लेक्चर इतने बजे अटेंड करनी है, मैं इतने बजे अटेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैम ने कहा है कि मेरे को रिवीजन करनी है, मैं रिवीजन कर रही हूँ, एंड उसी चीज को लगातार कर रहे हो, यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये जो बेटा बहुत सारी चीजें होती है ना, नो डिस्कशन विद ईच अदर, जो मैंने लिखा है, आपस में बातें कर रहे हैं, कहीं इस वेबसाइट पे जा रहे हैं, कहीं उस वेबसाइट पे जा रहे हैं, लोगों की ओपिनियन पूछ रहे हैं, है ना, भाई तू बता दे, भाई तू बता दे। यार कोई कुछ नहीं बताएगा यार, कोई चाहेगा तेरा अच्छा हो यार, तू अपना अच्छा खुद ढूंढना यार। नो डिस्कशन विद ईच अदर, आपस में क्लास में ऐप को पॉजिटिव तरीके से देखा करो, आपस में बातचीत, नथिंग। यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव आफ्टर द क्लास। When I say very responsive, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा, बिकॉज यू नो इट्स आवर जर्नी। मुझे मालूम पड़े यार, नहीं यार आपकी बातों से, आपके बेटा रिस्पॉन्स से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिव ओनली दैट वे। इफ यू डोंट हैव टाइम, दैट्स फाइन बेटा, एब्सोल्युटली फाइन। नो बैकलॉग, बैकलॉग की तो वैसे भी बेटा बात नहीं होनी है, 1 महीने बाद बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और हम उसी बेटा तरीके से पढ़ाएंगे जैसे अगर 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ होता ना तो हम पढ़ा रहे होते, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली लाइक दैट। तो बैकलॉग का कोई सवाल नहीं है भाई, बैकलॉग बिल्कुल भी आपके नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो? जो भी आपको डीपीपीस मिलेगी, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। क्लास में भी क्वेश्चंस होते हैं, हर एक चैप्टर के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। और इस साल लेट मी टेल यू व्हाट न्यू, आई एम प्लानिंग अ लॉट ऑफ सीरीज फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी बेटा छोटी छोटी, बट वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। आप क्या करते हो ना, बायो में भी ना ऐसी ऐसी चीजें करने लगते हो जो तुम्हारे काम की नहीं है यार। वो टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को दो यार, सॉल्व जहां ज्यादा टाइम चाहिए, देखा पेपर में यू नीड टाइम बेटा। आप अगर बायोलॉजी में ऐसे ऐसे चीजें करने लगे ना जो आपकी जरूरत की नहीं है, तो आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होगे बेटा। यू हैव टू यूज टाइम वाइजली एंड गिव इट टू द सब्जेक्ट्स जहां थोड़ी ज्यादा डिमांड है। ये होती है डिमांड, तो आपको अननेसेसरी नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि मैम ये भी करा दो, मैम 1000 क्वेश्चन करा दो, मैम 5000 क्वेश्चन करा दो। डज इट मेक सेंस? सुनने में मजा आएगा, तू कर पाएगा बेटा हर चैप्टर के 1000 क्वेश्चन? अगर बेटा मैं हर वीक देने लग जाऊं, फिर तू फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेगा जहां जरूरत है? तो उतनी चीजें करनी है बेटा जो तेरे सिलेक्शन के लिए जरूरी है। पेपर कैसा आया था देखा था ना बेटा। मैं बोलना नहीं चाह रही हूं कि नोट्स पढ़ ले, पर सच्चाई है ना ये, या एनसीईआरटी पढ़ ले। तो यस, आई एम प्लानिंग मेनी थिंग्स फॉर यू, बट जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो जबरदस्ती आपको फील गुड ना कराए बेटा, जो आपके लिए गुड हो।
और आपको दिखेंगी मे बी ऑन यूट्यूब, मे बी समवेयर एल्स, जो मैं आपके लिए बेटा प्रोवाइड करूंगी, बैच के अंदर भी प्रोवाइड करूंगी। आई विल डू सर्टेन थिंग्स, कुछ नया, और वो मैं आप लोगों को बैच में बताऊंगी बेटा विद टाइम। आपके पास ऑफ कोर्स एनसीईआरटी है, मैं क्लास में रीड कराती हूँ, आप सबको मालूम है कि मैं आपको क्लास में एनसीईआरटी रीड कराती हूँ, और वो जरूरी भी है क्योंकि आपने देखा एनसीईआरटी की लाइन से बेटा उठ के क्वेश्चंस आए हुए हैं, यू ऑल सॉ दैट। तो जब भी मैं एनसीईआरटी रीड कराती हूँ मैं कहती हूँ बेटा ये क्विक रिवीजन है ना। तो आपको एनसीईआरटी खुद से भी रीड करनी है। अगर आपके पास मेडिजी है वेल एंड गुड, अच्छी बात मेडिजी की है बेटा मेरे ही नोट्स हैं जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, एग्जैक्टली सेम नोट्स है, तो फॉलो करना बहुत इजी होता है। तुम्हारे को टाइम सेव करना है, तुम्हारे को लिखना नहीं है, हालांकि मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगी बेटा क्लास में लिखा करो नोट्स, ये मेरी मतलब सजेशन है, आपको लिखना चाहिए क्लास में, लिखने से प्रैक्टिस बढ़ती है, थोड़ी मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती है, बट सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, तो यू कैन प्रेफर दैट ऑल्सो। ऑलराइट, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स ये बताने की भी जरूरत नहीं है बेटा, जब हमारे पास 30 दिन थे ना, 30 दिन थे, मिशन 30 था ना, तब भी हमने आपका सिलेबस टाइमली खत्म किया। वो तो बेटा अपने आप को बताने की जरूरत नहीं, वो फिजिक्स वाला के हर एक स्टूडेंट, पीडब्ल्यू का हर एक बच्चा जानता है कि हमने अगर कोई चीज शुरू की है तो फिर हम उसे इन बिटवीन तो कभी छोड़ते ही नहीं है बेटा, हम मेक श्योर करते हैं कि वो समय पे खत्म हो। तो इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाली बात नहीं है, सिलेबस हमेशा कंप्लीट होगा टाइम पे। कंटेंट बेस्ट है या नहीं है बेटा, है ना, वो खुद के मुंह से बताना सही नहीं होता है, वो सिलेक्शंस बताते हैं और वो बेटा आप बताते हो, वो आप क्लास में पढ़ते हो और जब आप पेपर देखते हो ना तो वो बताता है। बट यस आई विल मेक श्योर कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज चीजें आप पढ़ रहे हो, आप रैंडम चीजें ना पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने में मौत ना है। आप जब मेरा नोट्स खोल के देखो तो आपको लग रहा हो कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज की मिल रही है। एनसीईआरटी नॉट एन ईजी बुक, एनसीईआरटी इज कॉम्प्लिकेटेड। कई बच्चे सोचते हैं अरे मैम तो एनसीईआरटी बेस्ड ही, तो एनसीईआरटी बेस्ड ही तो कराती है मैम, एनसीईआरटी की इन डेप्थ चीजें ही तो आपको चाहिए अपने नोट्स में, वरना तो आपके पास एनसीईआरटी है, उसी की एक्सप्लेनेशन आपको बेटा कैसे बेस्ट टू बेस्ट फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में आपको अपने किताब में मिले बेटा, आपके आपके नोट्स में मिले, वही तो एक बच्चे को चाहिए। और एनसीईआरटी के बाहर क्या करना है बेटा, पहले एनसीईआरटी तो पढ़ो ढंग से, पहले उससे सिलेक्शन तो हो। और ऐसा कुछ नहीं बेटा, अगर 5% कुछ इधर उधर आता है ना, वो इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं क्लास के अंदर। आई एम टेलिंग यू दिस बेटा, एंड आई विल नॉट से ना कि मैं आपको फोर्स थोड़ी करूंगी, वो आपका ट्रस्ट है और आपका क्लास में बेटा जब आप आओगे तो आप देखोगे। समाप्ति एक्सप्रेस यू ऑल नो, इसके अराउंड भी मैं कोई बेटा ना आपके लिए कुछ चीज प्लान कर रही हूँ, समथिंग वेरी नाइस, कि आपको ना एक जगह पे सारी चीजें मिल जाए। समाप्ति एक्सप्रेस अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो इट्स अ क्विक रिवीजन, है ना। तो जो भी मैं आपको एक लेक्चर में पढ़ाती हूँ उसके अगले दिन आपको भी रिवाइज करके आना होता है, और मैं आपको वो 5 से 10 मिनट में पूरे लेक्चर का रिवीजन करा देती हूँ। और ये बहुत अच्छा फीडबैक बच्चों का रहा है कि मैम समाप्ति एक्सप्रेस से हमने बहुत सारी चीजें क्विकली रिवाइज की है, क्योंकि जो आप 2 घंटे की क्लास में पढ़ते हो अगर वो आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो तो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो बैच के अंदर मैं प्रोवाइड करती हूँ, बट इसके अराउंड भी मैं कुछ डेडिकेटेड चीज आपके लिए बेटा प्लान कर रही हूँ कि बच्चे को ना एक ही जगह ऐसी, क्योंकि वन शॉट बड़े बड़े तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ऐसी कोई चीज बेटा जहां आपके लिए ना बहुत क्विकली चीजें कवर हो जाए, आई विल मेक श्योर कि मैं ऐसा कुछ आपके लिए प्लान करूं जो आपके लिए यूजफुल हो, फील गुड ना कराए, गुड हो आपके लिए। ओके, तपस्या सीरीज, ऑफ कोर्स बेटा देयर विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, हम क्लास में भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बट देयर विल बी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज एट द एंड ऑफ द लेक्चर ऑल्सो। नाउ लिसन टू मी, आप पेपर देखते हो, कभी बेटा हो सकता है ज्यादा मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस आए, कभी एमसीक्यू ज्यादा आए, कभी डायग्राम बेस ज्यादा आए। आपको सिमिलर एक ही पैटर्न पे नहीं कि पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि ऐसा नोबडी हैज सीन द पेपर। आगे भी पेपर क्या आएगा किसी को नहीं पता, चाहे कोई कितना भी बेटा क्लेम करे कि मुझे मालूम है ऐसा ही पेपर आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा, मल्टी स्टेटमेंट आएंगे, फलाना आएगा, किसी को नहीं पता है बेटा। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसमें एमसीक्यूज नॉर्मल होने चाहिए, उसमें इजी होने चाहिए। कैसे इजी इजी बेटा, व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपने सवाल देखे ना, और ऑलमोस्ट 60-70% क्वेश्चंस ऐसे थे और ऐसे आते हैं, वो भी गलत कर दोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा, पहले तो वो सही करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा, you have to practice easy questions, you have to practice moderate questions, you have to practice some in-depth questions, you have to practice assertion, reason, diagram based, statement based, every kind of question. We will cover everything and I don't need to say it, okay, that is in my heart. मैं कोई भी चीज बेटा बहुत मन से और बहुत दिल से करती हूँ, irrespective of बेटा what people will think, you know, what people have to say about me, but I know my heart and I know my intent. मेरा इंटेंट आप लोगों के लिए, आई एम टेलिंग यू ना,
एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई गेट टू बेटा टीच यू ऑल. मुझे ये मौका मिलता है, मुझे अवसर मिलता है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊं. कोई किसी की बात नहीं सुनता आज के टाइम पे. अगर मेरे कुछ 2-4 स्टूडेंट्स मेरी बात सुनते हैं ना, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि आप मेरी बात सुनते हो, या आपको मेरे से मोटिवेशन मिलती है, या आपको मेरे को देख के पॉजिटिविटी मिलती है. बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना आपको देख के हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है. तो इट्स नॉट, इट्स यू नो व्हाट, इट्स नॉट, आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. मैं इसको ग्रांटेड नहीं लेती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे लेती हूँ मैं. When you tell me that you get inspired, you get motivated, you get positivity, क्योंकि जो जर्नी में तुम हो वो जर्नी टफ है. अगर आपको मेरे को देख के जरा सी भी पॉजिटिविटी मिलती है, अगर आपको मेरे को देख के जरा सी भी बेटा मोटिवेशन मिलती है, तो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि मैं आप लोगों का साथ दूं बेटा. आप मेरे को एज अ सपोली मैम मानो, एज अ फ्रेंड मानो, एज अ सिस्टर मानो, दीदी मानो, जो मानना है बेटा मानो. बट आई नो दैट दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है ना बेटा अपना, ये पढ़ाई में भी आपको बहुत हेल्प करेगा. जब आप किसी से कनेक्टेड होते हो ना बेटा, ऐसे नहीं होते हो, आपकी वाइब्स मैच करती है. और जब आप कनेक्टेड फील करते हो ना, तो आपके लिए ये पढ़ना भी बहुत आसान होता है. कोई कुछ भी कहे, आई एम टेलिंग यू दिस, ओके, एंड दैट्स ऑल. एंड नाउ मेरे सबोला आर्मी के साथ में गाइस, आई एम गोना स्टार्ट विद अ वेरी, नाउ आई एम बिकम वेरी पॉजिटिव. मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी बेटा, मेरे दिल में बहुत सारी बातें थी, मैं आपसे करना चाहती थी, ऐसा कोई मौका ही नहीं हो रहा था कि आप लोगों से ऐसे कनेक्ट कर पाऊं, है ना. इतनी सारी चीजें चल रही थी. बट नाउ दैट मैंने कुछ बातें आप लोगों से कर ली, है ना, तो नाउ आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर. एंड आई लव यू सपोलो, आई प्रॉमिस यू, हम इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ेंगे. आप क्लासेस में डेली आओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर क्लास में आओ. मैंने क्या कहा, वो बहुत बेसिक चीज है. सोचो मैं आपसे क्या कह रही हूँ, रेगुलर क्लास में आओ. वो बहुत बेसिक डिमांड है, डिमांड करना नहीं चाहिए, वो बहुत बेसिक डिमांड है. बट आपको मैं बता रही हूं, अगर आप वो बेसिक चीज रेगुलर करते हो, तो उस बेसिक चीज से आप बेटा नॉट सो बेसिक, नॉट सो डैम बेसिक कॉलेज में पहुंच जाओगे. आई एम टेलिंग यू दैट, ओके. सो टेल मी बेटा, यू विल हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, यू विल हैव दैट ट्रस्ट, एंड यू विल नॉट लिसन टू एनीबॉडी, यू विल जस्ट लिसन टू योरसेल्फ. यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स, ओके. चलिए गाइस, शुरू करते हैं विद फुल जोश. यस, फुल जोश एंड फुल एनर्जी. द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द सीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. हेडिंग डालेंगे, और मैं आपको जैसे कि बोल रही हूं, नोट्स बनाने हैं, चाहे आपके पास मेडिजी भी क्यों ना हो. वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नोट्स, ओके सब बोलो यस. चलिए गाइस, हेडिंग डाल लो यार, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और बिल्कुल बेसिक से करेंगे. कमेंट्स में बेटा आई विल नॉट बॉदर ऑन द कमेंट्स, बिकॉज आई नो व्हाट इज गुड फॉर यू, है ना. क्योंकि जैसे आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हो ना, कुछ लोग कहते हैं यार बेसिक से मत पढ़ाओ, जरूरत नहीं है. बेसिक से पढ़ेंगे बेटा, हर एक चीज बेसिक से पढ़ेंगे, सो दैट आपकी, अगेन आप यही मान के चलो आपको जीरो आता है. आपको जीरो नहीं आता है, बट मान के चलो आपको जीरो आता है, क्योंकि जब आप ये मान के चलोगे कि आपको जीरो आता है, तो आप सीखोगे अच्छे से. तो आपको जीरो आता है ये सोच के चलना. टेक्निकली आपको जीरो नहीं आता है, आपको आता है कुछ कुछ, ठीक है ना. लास्ट ईयर नोट्स चलेंगे बेटा, चलेंगे तो बहुत सारे नोट्स तो सबके पास है ना, तो क्लास में बैठ के बेटा टाइम पास नहीं करना ना, लिखना है, ओके. अब सुनो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. और इससे पहले एक्चुअल में एक चैप्टर आता है जिससे हर साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन तो इससे भी आता है, रिसेंटली फ्रॉग से, आपको मालूम है बेटा, फ्रॉग हैज बिकम लाइक अ फेवरेट टॉपिक. फ्रॉग से भी बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना. तो एक एनिमल किंगडम से भर भर के क्वेश्चंस आए हैं बेटा नीट में. और समहाउ एनिमल किंगडम में एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे हम उन एनिमल्स में मौजूद एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं. पहले तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अपडेटेड न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको मालूम भी होगा बट बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं मालूम होगा, इस चैप्टर में बेसिकली आपको लिखना है क्या, एब्सोल्युटली बेटा आपको लिखना है. इसमें ना बेटा, इस चैप्टर के अंदर आपके पास ना 3 टॉपिक्स हैं मेजर, जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर एज पर अपडेट न्यू एनसीईआरटी. इसमें केवल फ्रॉग दिया हुआ है, बट हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, हमें पढ़ना है नंबर 1 पार्ट एनिमल टिश्यूज, इसको लिखना है, इसको लिखो. हमें पढ़ना है बेटा एनिमल टिश्यूज, हमें पढ़ना है बेटा अबाउट फ्रॉग, जो आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली दिया हुआ है, और हमें पढ़ना है कॉकरोच. बट क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में नीट के
कॉकरोच भी मेंशन्ड है और एनिमल टिश्यूज भी मेंशन्ड है और फ्रॉग भी मेंशन्ड है। तो बेटा हमें ये तीनों चीजें पढ़नी है। एंड लेट मी टेल यू, वेरी वेरी नाइस टॉपिक्स, इजी टू गो है, ठीक है। यू हैव टू बी सो अटेंटिव इन द क्लास कि मेरी क्लास के बाद आपको 10 मिनट लगने चाहिए रिवीजन, हर क्लास के बाद मैं बोल रही हूँ। बी वेरी अटेंटिव, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो सीधे होके बैठना, एकदम अटेंटिव होके सुनना कि समझ में भी आए और आपको सारी चीजें लर्न भी हो। ओके, द फर्स्ट थिंग एनिमल टिश्यूज, फिर हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत आज जो करेंगे ना बेटा, वो एनिमल टिश्यू से शुरुआत करेंगे, ठीक है। भले ही बेटा अब देखो क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ टॉपिक, बट आपके सिलेबस में से भी हटाया नहीं है। तो सिलेबस में से नहीं हटाया है, इसका मतलब बेटा कभी भी आ सकता है, फिर वो कहेंगे हमने तो कहा ही था, है ना। तो इसीलिए पढ़ना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, एनिमल टिश्यू। ओके, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, बट इट्स फाइन। अब चैप्टर का नाम क्या कहता है, सब बोलो। चैप्टर का नाम कहता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। क्या कहता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे एक शब्द है एनिमल्स, और आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगी, तो मेरे को कमेंट्स में बताना। आज वाली क्लास हमारी क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, बेसिक क्लास है, तो वी हैव गुड टाइम, इट्स फाइन। धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे, धीरे धीरे चीजों को बेटा और थोड़ा सा मतलब आगे जल्दी जल्दी चलेंगे। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि फास्ट, जल्दी जल्दी का मतलब फास्ट नहीं होता है ना। तो आज बहुत बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें हैं जो शायद आपने ना जूनियर क्लासेस में सुनी होंगी, वैसे टाइप। तो अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, है ना, एनिमल किंगडम के बारे में हम कई सारे एनिमल्स के बारे में बात करते हैं यार। पॉरीफेरा फाइलम से शुरू करते हैं और जाते हैं अप टू फाइलम कॉर्डेटा। चाहे हम एकदम बेचारा पॉरीफेरा से शुरू करें, चाहे हम बेटा एकदम एडवांस्ड कॉर्डेटा तक जाएं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? मल्टीसेलुलैरिटी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, होलोजोइक बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मेटाजोन्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, हेटेरोट्रॉप्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, यूकैरियोट्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, लोकोमोशन बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, रेस्पिरेशन कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, मूवमेंट कह रहे हैं। वेरी गुड। एंड एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे बेटा तुम्हें ना इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि एनिमल्स की बेटा कोई बहुत स्पेसिफिकली बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हो, वो एनिमल किंगडम में दी हुई है। बट क्योंकि इस चैप्टर में ये दो शब्द है, वन इज दिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यू सी, एंड एक है बेटा एनिमल्स। तो हम सबसे पहले ना बेसिक इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी बातें जो आपको सारे एनिमल्स में दिखती हैं और कुछ ऐसी बातें जो जनरली आप एनिमल्स के बारे में कह सकते हो, जो हम जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हैं यार, है ना। अगर मैं आपसे कहूं यार, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी बताया है बट हमें लिखना है और समझना भी है, तो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूं। आप बेटा लिखो इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल बेटा, एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने विटेकर की पढ़ी होगी ना, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पढ़ा है ऐसा कुछ? प्लांटाई, एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया की मैं बात करना चाह रही हूं, क्योंकि हम सारे कितने सारे एनिमल्स है। तुम्हारे घर पे चिपकली है, एनिमल है। तुम्हारे किचन में कॉकरोच है, एनिमल है। तुम्हारे तुम एनिमल हो, है ना, सब एनिमल्स ही तो है। जितने भी एनिमल्स बेटा हम देखते हैं, मच्छर है ना, ऑल दीज आर एनिमल्स ओनली। एनिमल्स बिलोंग टू दिस किंगडम कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया को बेटा हम बोलते हैं मेटाजोअन्स। हम क्या बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया को? किंगडम एनिमेलिया को हम बोलते हैं मेटाजोआ या मेटाजोअन। क्या मतलब है इसका? हालांकि एनिमल किंगडम पढ़ा होता तो हम ऑलरेडी इस चीज को जान चुके होते, बट क्योंकि हम इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये लिखूंगी गाइस कि अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना ज्यादा पोथिया नहीं बेटा, है ना। मैं कह रही हूं एनिमल्स जो होते हैं यार, एनिमल्स जो होते हैं, वी बिलोंग टू दिस, ऑफ कोर्स एनिमल्स ऐसे एरो करके मैं लिख रही हूं कि हमारा जो किंगडम है, किंगडम क्या होता है भाई दिवे? इतना तो मैं उम्मीद करती हूं वैसे कि तुम बेटा अगर पहला भी ड्रॉप लेके पढ़ रहे होगे तो तुम्हें ये तो एटलीस्ट मालूम होगा। किंगडम एनिमेलिया कह रही हूं मैं बेटा, हायरार्की होती है कि नहीं होती है? क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो देयर इज सम हायरार्की। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ऐसी हायरार्की होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो सबसे बड़ी जो हायरार्की मेरे को दिख रही है किंगडम। किंगडम के अंदर फिर मैं पढ़ाऊंगी आपको फाइलम्स, फाइलम्स के अंदर फिर मैं कुछ और पढ़ाऊंगी, समझ रहे हो? तो यस, वेरी गुड।
हाईएस्ट टैक्सा, टैक्सोनॉमी, यस पता है, वो मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम लोगों को शायद मालूम भी होगा। तो मैं कह रही हूँ किंगडम एनिमेलिया, या तो बेटा आप किंगडम एनिमेलिया बोलो, या तो आप क्या बोलोगे, मेटाजोअन्स बोलोगे। और मेरे साथ साथ में बेटा ये बनाओ, क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए मुझे तुम्हें टाइम देना पड़े अलग से लिखने के लिए। मेटाजोअन्स बोल रही हूँ, मेरे साथ साथ हाथ चलाते जाओ। और सबसे पहला पॉइंट जो बेटा मैं इस मेटाजोआ से कह सकती हूँ ना, है ना, मल्टी सेलुलैरिटी। एनिमल्स, मेटा मल्टी सेलुलैरिटी, जोआ एनिमल्स, मल्टी सेलुलैरिटी होती है। और मल्टी सेलुलैरिटी का मतलब होता है जिसके बॉडी में खूब सारे सेल्स होते हैं, जिसकी बॉडी में खूब सारे सेल्स होते हैं। लेट मी टेल यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है एनिमल्स की। मैं क्या बोल रही हूँ, सब बोलो, हम क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। ये शब्द अपने आप में बेटा अपने आप को डिफाइन कर रहा है। मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी मेनी सेल्स। क्या ऑर्गेनिजम्स हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं? एनिमल्स हमेशा मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं यार, अमोइबा, पैरामीशियम पढ़ते हो ना। ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, मैं लिखवाऊंगी भी। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, जिनकी बॉडी में एक ही सेल है। बेचारा यूनिसेलुलर, बेचारा क्यों बोल रही हो यार मैम, बेचारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे वो ऐड आता है ना, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, वैसे ही बेटा इस बेचारे को भी बेटा अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए जितनी भी चीजें करनी होती है वो खुद एक बेचारा सेल कर रहा होता है यार। उसको ग्रोथ भी करनी है, उसको रिप्रोडक्शन भी करनी है, उसको बेटा डाइजेशन भी करनी है, सारा एक सिंगल सेल कर रहा होता है। लेकिन हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे सेल्स है, ओ माय गॉड, है ना, बिलियन ऑफ सेल्स वी हैव, एंड वी हैव मेनी मेनी सेल्स। कोई भी बेटा आपकी जो एनिमल होती है, चाहे वो पॉरीफेराई क्यों ना हो, उसकी बॉडी में भी खूब सारे सेल्स है। खूब सारे सेल्स होने का फायदा क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर, जो बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। खूब सारे सेल्स होने का फायदा ये है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का डिवाइड हो जाना, है ना। एक ही बंदे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे तो वो बेटा पगला जाएगा। आज तुम्हें तुमसे बेटा एक ही चीज यहाँ पे बेटा ढंग से कर पाना, यू नो इट्स अ टफ जॉब। इफ आई टेल यू यू हैव टू बेटा, हालांकि बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं यार, क्या बोलूं मैं इसमें, है ना, बड़ी वो हो जाती है दुविधा। ऐसे ऐसे बच्चों को सिलेक्ट होते हुए देखा है यार, है ना, समोसा बेचते हुए सिलेक्ट हो गया यार, फोन कवर बेचते हुए सिलेक्ट हो गया, वो कर रहे थे यार, वो ऐसे चीजें कर रहे थे, यू नो इट्स नॉट इजी, बट एनीवे उस डायरेक्शन में नहीं जाती हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर तुम्हें सारा काम दे दिया जाए ना बेटा कि तू सफाई भी कर, तू ये भी कर, तू वो भी कर, तो तुम्हारे ऊपर बड़ा बर्डन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेटा हमारे पास बहुत सारे सेल्स आते हैं ना, तो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। डिवीजन मतलब डिवाइड हो जाना, लेबर मतलब काम, काम डिवाइड हो जाना, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ डिवीजन इट, अरे यार इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर। तो फ्लो चार्ट में ही ना हम सारी चीजें, क्योंकि बेसिक्स है तो हमें ज्यादा बेटा अलग से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम बेटा लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर मतलब वर्क डिवाइडेड। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी मैं लिखवाऊंगी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना बेसिक जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो हम करेंगे, हम हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर करेंगे। और आप लोगों ने कौन से पॉइंट्स बताए थे मैं बताती हूँ। और आप लोगों ने बताया हम होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हम होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, दिस इज आर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब है of course again very basic, we are not like plants na doing photosynthesis, we cannot make our own food, है ना, हम photosynthesis वैसे नहीं कर रहे plants जैसे, हम dependent होते हैं on others for nutrition, for food हम किसी और पर निर्भर होते हैं। इसीलिए हमारा type of nutrition होता है कि हम heterotrophs है बेटा, we are not like plants, है ना। और हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बारे में बता रही हूँ, पहले ये वाले पॉइंट के बारे में डिफाइन कर देती हूँ। हेटेरोट्रॉप्स मींस दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर, राइट, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन, गॉट इट। तो यहाँ कोई बेटा बैठता नहीं है, जस्ट अ मोमेंट। डिपेंडेंट ऑन अदर्स बेटा इसको नोट कर लेना फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन।
इसे डन 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 करो बेटा, नेक्स्ट पेज में आ रहे हो, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। और बेटा तुम अपने में डिवीजन ऑफ लेबर सोचो, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी जब ऑर्गेनाइजेशन, हम तो बड़े एडवांस एनिमल्स है ना, हमारे में डिवीजन ऑफ लेबर सोच के देखो, हमारा काम, हमारे डाइजेशन के लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बेटा प्रॉपर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी सर्कुलेशन के लिए प्रॉपर सिस्टम है, सबको मालूम है कि अपना अपना काम क्या करना है, क्योंकि हम बड़े एडवांस्ड हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? यस एवरीबॉडी, डन 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 हो गया तो बेटा गिव मी अ थम्स अप, अगर डन डन हो गया बेटा तो गिव मी अ थम्स अप। डन, शानदार, वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखवाऊं, अगला पॉइंट इज हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अगेन वेरी बेसिक पॉइंट, बट आप बेसिक से पीछे मत भागिए, ओके, वही तो आपको नहीं करना है, वही गलतियां तो रिपीट नहीं करनी ना बेटा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारा, एंड व्हेन आई से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब क्या, होलो मतलब होता है कंप्लीट, क्या मतलब है मेमोरी, देखो हम पहले कंप्लीट फूड को फर्स्ट इंजेस्ट करते हैं, फर्स्ट हम कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करते हैं, देन वी डाइजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब क्या होता है, इंजेस्ट का मतलब खाना, और डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। डाइजेस्ट का सिंपल मतलब है यार, मैक्सिमम चीजें वर्ड को देखो, तोड़ो, वेरी इजी एक्सप्लेनेशन, ओके, रट्टोफाइंग करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कह रही हूं, पहले खाया हमने, कंप्लीट फूड खाया, मान लिया यार ऐसे है, तो ये फूड है, ये होल फूड है ना, कंप्लीट फूड, पहले तोड़ा फिर खाया, ऐसा तो नहीं, कंप्लीट, पहले डाइजेस्ट तो नहीं किया हमने, कंप्लीट ये फूड था, होल फूड था, इसको हमने फर्स्ट इंजेस्ट किया, है ना, और फिर इसके हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, बैंड बजा दी, है ना, यानी कि देन डाइजेस्ट, ओके। ये कुछ ना मैंने आपको, ऑफ कोर्स एक चीज और ना यार, वैसे तो हम वहीं पे लिख सकते थे दैट वी आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स बहुत सारे बच्चे मुझे बताते हैं, अगेन बेसिक है क्योंकि तुम पढ़ते हो बेटा बायोलॉजी में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स की मैं ना बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो तुम्हें बताने जा रही हूँ, सेल कैसा दिखता है एग्जैक्टली, ये सब कैसे दिखता है, पर यूकैरियोट्स बेसिक मतलब क्या कह सकते हो यार, बेसिक मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल मतलब उसके डेडिकेटेड अपना कमरा होता है, आपकी जेनेटिक मटेरियल का अपना बड़ा प्रॉपर रूम है यार, उसको रूम कमरा वमरा मिला हुआ है, हमारे जैसा नहीं है बचपन में एक ही कमरे में 5 लोग पड़े हुए हैं, 4 पड़े होते थे, हम 4 है ना, 4 भाई बहन, हमारा कौन सा बेटा सेपरेट रूम होता था जिंदगी में, सेपरेट रूम का कोई कॉन्सेप्ट है, मी टाइम, माई स्पेस, देयर इज नो नथिंग लाइक दैट, एक ही में पड़े हुए हैं। लेकिन भाई अगर कोई यूकैरियोट से मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हो आप, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपका जेनेटिक मटेरियल उस कमरे के अंदर बेटा बंद है, इजी, है ना। तो मैं क्या कह रही हूं गाइस कि आप ऑफ कोर्स यूकैरियोट्स हैं एनिमल्स, और ये यूकैरियोटिक सेल का मतलब ही है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मैं कह सकती हूँ, और बहुत सारे डिफरेंसेस पढ़ते हो, दैट्स द बेस्ट हाउ यू डिफाइन, और आपकी जेनेटिक मटेरियल का प्रॉपर अपना एक कमरा मिला हुआ है, घर वर मिला हुआ है ना। सच बात है कि नहीं बात है बेटा, कमरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रिवेसी क्या होती है, मिडिल क्लास फैमिली में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज प्रिवेसी, हु अंडरस्टैंड स्पेस, कोई आपकी स्पेस नहीं समझता गाइस, ठीक है ना, सबको लगता है आपकी स्पेस उनका स्पेस है, आपके स्पेस में घुसना ही घुसना है, देयर इज नो बेटा पर्सनल स्पेस, डैम, नहीं समझा सकते आप जिंदगी में, बट एनीवे इसके ग्रोथ है यार, एक कॉमन लाइन लिख लो यार, ग्रोथ होती है मैम, रिप्रोडक्शन जो बेटा डार्विन जी के अनुसार जिंदगी का अल्टीमेट ट्रूथ है, री अगेन प्रोडक्शन, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने हैं बेटा प्रोड्यूस तो क्या ही करने हैं बेटा, लोगों को लगता है भाई यार अपना नाम लेने वाला कोई होना चाहिए जिंदगी में, है ना, दुनिया में ऐसा कोई होना चाहिए जो कल को जाके ये बोले मेरी भी दादी थी, है ना। अरे यार आधे लोगों को अपने दादी परदादी बेटा इमीडिएट लोगों का नाम नहीं मालूम होता, ये बंदा यहाँ पे बैठ के
रिप्रोड्यूस करके ये सोच रहा है मेरा कल को ये नाम लेंगे, है ना, अपने बच्चों का नाम भी नहीं, अपने ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, अपने माँ बाप का भी नाम नहीं पता है, पता है ना, बट यार ऐसा होता है ना, दादा दादी का भी नाम नहीं पता होता, परदादा परदादी तो इट्स लाइक बहुत पुरानी बात है, दादा दादी का भी नहीं पता होता कई लोगों को, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं कि नहीं यार अपने जीन्स होने चाहिए जिंदगी में, ऐसे जीन्स होने चाहिए, है ना, कोई हमें जिंदगी में याद करे, कोई नहीं याद करेगा, वंस यू आर गॉन यू आर गॉन, वंस यू आर लाइव ऑल्सो ना, जिंदा हो तो तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है यार, जब तुम यहाँ जिंदा पड़े हुए हो ना यार, तो तुम्हें कोई याद नहीं कर रहा है, मर जाएंगे तो लोग याद करेंगे, दिस इज वाई यू वांट टू रिप्रोड्यूस एंड हैव किड्स, तो रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होती है, लोकोमोशन है बेटा, अब जनरल बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हो, लोकोमोशन मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट में क्या अंतर होता है, वैसे मैं वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी तुम्हें, है ना, ये मूवमेंट है बेटा, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है यार, ओके, कि मैं एक जगह पे खड़े होके बेटा कोई चीज कर रही हूं, ये लोकोमोशन नहीं है कि मेरी पोजीशन नहीं बदली, ठीक है ना, और जब ऐसी कोई भी मूवमेंट करने से मेरी पोजीशन बदल रही है तो उसे मैं लोकोमोशन कह रही हूं, अगेन इस पे अभी पीएचडी नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम आगे, ओके, सो व्हेन आई से मूवमेंट, मूवमेंट इज जस्ट चेंज इन पोस्चर, जो तुम्हारा बेटा पूरे क्लास में चेंज होता रहता है ना, बिस्तर पे बैठ के मत पढ़ा करो, लेट जाते हो बिल्कुल ही, ठीक है ना, सो गया तो खो गया बेटा, वैसे ही खो गए हैं हम, तो सीधा बैठो और अपना पोस्चर सही रखो, रीढ़ की हड्डी, ओके, चेंज इन पोस्चर, केवल मेरा पोस्चर बदला यार, मेरी पोजीशन नहीं बदली, मेरी जगह नहीं बदली, मेरा स्थान जैसे ही बदलेगा, मेरी पोजीशन जैसे ही बदलेगी, दैट इज लोकोमोशन, चेंज इन पोजीशन, दैट्स ऑल, एक्सेट्रा कर लो यार, बहुत सारी मैंने बेसिक बातें आप लोगों को बता दी, ईटीसी एक्सेट्रा। नाउ लाइक आई सेड बेटा, नो मैटर आपको कितना ज्ञान है, बहुत ज्ञानी हो आप लोग, सब कुछ आता है आप लोगों को, वेरी वेरी नाइस, बट आई विल राइट ऑल द थिंग्स बेटा जो एनसीईआरटी में दी हुई है, हम कोई भी चीज पॉइंट छोड़ने नहीं वाले, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फटाफट से बेटा डन 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 करेंगे, और फिर मैं आपके इस चैप्टर के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में आऊंगी, इसे आप कर लो बेटा फटाफट से नोट डाउन, यस एवरीबॉडी, give me a thumbs up if you are done, okay, everybody done, हाँ मेटाबॉलिज्म भी होती है बेटा, बहुत सारी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, आपकी बात में दम है, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मेमोरी, वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, फटाफट से एक छोटू सा फ्लो चार्ट बनाओ, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रही हूं मैं, वेरी बेसिक चीज, ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेटा यूनिसेल्युलर, ये नाम स्वयं तुम्हें बता रहा है कि मैं कौन हूं, यूनि सिंगल सेल, दैट्स ऑल, इसमें क्या पोथियां बनाओगे बेटा, मल्टी सेल्यूलर, क्या पोथियां बनाओगे, यही है इसका मतलब, मेनी सेल, हमारे जितने भी बेटा हमारे सारे एनिमल्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं, किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो, ओके, बस यहां पे मैं एक बात लिखना चाह रही हूं, सो ऑल बेसिक एक्टिविटीज like digestion, okay, reproduction is performed by a single cell, etc is performed by that single cell, बेचारा सिंगल है ना यार, एक ही सेल है, क्या ही कर लेगा, जिन्हें फिर भी कर रहा है बेटा, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा है, फिर भी है ना, फिर भी कर रहा है, जिंदगी में जी रहा है, ओके, मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल है, ओके, और ऑफ कोर्स ऑलरेडी लिख चुकी हूं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ना, मेनी सेल्स होते हैं, एग्जाम्पल में कुछ भी लिख लो यार, एनसीईआरटी ने जैसे हाइड्रा दिया हुआ, हाइड्रा बिलोंग्स टू सीलेंट्रेटा, यू रिमेंबर, हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, सीलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, हाँ पैरामीशियम भी है, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना बेटा, यूनिसेल्युलर में तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, है ना, एब्सोल्युटली डन। अब आते हैं
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लिसन टू मी, है ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है मैम अगर बच्चों को सब कुछ आता है तो ड्रॉप क्यों लेते हैं? अब ये बेटा उनको खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस बेटा टीचर से ही पूछते हैं, क्या बताएं अब, हैं? दुख, दर्द और समस्या। सुनो गाइस, नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, नो मैटर आप किस प्राणी की बात कर रहे हैं, है ना। तो आप एनिमल्स में जब भी बात करेंगे, क्योंकि पढ़ने के वाले बेटा टिश्यू, बट क्या टिश्यू से शुरू हो जाता है? क्या मामला टिश्यू से शुरू हो जाता है? शुरुआत तो हुई है एनिमल्स में सेल्स से, और सेल्स मतलब मल्टी सेलुलैरिटी से शुरुआत हुई है, जिसकी बॉडी में खूब सारे सेल्स है। बट अब ये सेल्स ऑर्गेनाइज कैसे? ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉपर तरीके से रखना। जैसे कि आप अपने अलमीरा में बेटा कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। कल को आप हॉस्टल में जाएंगे, हॉस्टल में भाई, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे अभी मैं बेटा एक हॉस्टल में गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी आई एम श्योर, एम्स ऋषिकेश में मैं गई थी, तो मैं लड़कियों के रूम में गई थी एक, सच में बड़े ऑर्गेनाइज वे में वो रखते हैं बेटा सामान, विच इज रियली गुड। पर सरप्राइजिंगली जब मैं एम्स दिल्ली में गई थी और मैं लड़के के कमरे में बेटा गई थी, उसने भी अपने कमरे को बड़ा ऑर्गेनाइज रखा था यार। तथागत के रूम में मैंने देखा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके रखा था, वेरी गुड, नाइस, है ना। हॉस्टल रूम्स की बात भी अलग होती है यार, कॉलेज के। तो ऑर्गेनाइज करके रखने का मतलब चीजों को बेटा प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में रखना। अब हमें यही देखना है कि एनिमल्स में चीजें, और एनिमल्स में कपड़े तो ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं, एनिमल्स में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? एनिमल्स में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है? एनिमल्स में बेटा ये सेल्स ही तो ऑर्गेनाइज हो रहे होंगे ना यार। मल्टी सेलुलैरिटी है सबके पास यार। पॉरीफेरा, मुझे सारे फाइलम्स के नाम बताओ एक बारी। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कियोलमिंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डिटा, कॉर्डिटा। ये सारे जो एनिमल्स है इनकी बॉडी में मल्टी सेलुलैरिटी तो थी, लेकिन सब में ऑर्गेनाइजेशन सेम नहीं थी। सबके कमरे में चीजें ऑर्गेनाइज सेम नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? क्या मैम उसकी बॉडी में केवल सेल्स ही सेल्स रह गए? मल्टी सेलुलैरिटी थी लेकिन केवल सेल्स रह गए? या मैम सेल्स ने थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट किया, थोड़े से बेटर वे में वो पास आए और थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज करके उन्होंने टिश्यू बना लिया। और इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ना है, एनिमल टिश्यूज। किसके बॉडी में टिश्यूज ने फर्दर आगे जाके ऑर्गन्स बना लिया और किसकी बॉडी में ऑर्गन्स ने आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बना लिया। और जब भी मैं ये चीज पढ़ाती हूँ तो मैं बड़ी बेसिक बात से बेटा रिलेट करती हूँ। आप अपने रियल लाइफ से ना बड़ी सारी एग्जांपल्स को रिलेट भी कर पाएंगे। लाइक वी हैव बेटा अल्फाबेट्स ABCDEFGH, है ना। अल्फाबेट्स आर लाइक सेल्स, जिसके पास केवल अल्फाबेट्स ही हैं, है ना, खूब सारे हैं। अब अल्फाबेट से मिलके हमने क्या बना दिए बेटा? कॉम्बिनेशन से कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बना दिए। ऐसे ही टिश्यूज बनते हैं। अब जब मैं वर्ड्स को कंबाइन करूंगी तो बेटा कुछ पैराग्राफ्स बन जाएंगे, वैसे टिश्यूज से बेटा ऑर्गन्स बन जाते हैं। और जब मैं ऑर्गन्स को मिला दूंगी तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ना सबके पास ऑर्गन सिस्टम होता है, ना सबके पास ऑर्गन्स होते हैं, ना सबके पास टिश्यू होता है। तो किसके पास क्या होता है? और यही चीज तो क्या हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं? सब बोलो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, किस एनिमल के पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या उसके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कैन यू कनेक्ट द थिंग्स बेटा जी? यस, यही तो हम यहां पे पढ़ेंगे। लेकिन हम सेल्स, ऑर्गन सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, कि जिसके पास टिश्यूज होते हैं, किसी भी एनिमल में अगर टिश्यूज हैं तो देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। इजी पीजी? इट इज इजी बेटा, इट इज इजी, इट इज लाइक दैट। आपको फील ही नहीं होगा कि आप एनिमल टिश्यू जैसा चैप्टर पढ़ रहे हो। इट इज गोइंग टू बी दैट इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू, है ना। फील नहीं होगा आपको। तो हम क्या कह रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मैम डी अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा लिखो, अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं मैम, कि चीजें कैसे ऑर्गेनाइज है। सेल्स तो मैम ठीक है यार, मल्टी सेलुलर हो गया, सबके पास बहुत सारे सेल्स थे मैम, लेकिन अब इन्हीं में ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वो हमें देखना है ना। हाउ सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। एक बड़ा ही छोटू सा ना बेटा फ्लो चार्ट बनाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन मार्क, ओके। सो आई एम राइटिंग, और छोटा सा ही बनाएंगे, बड़े ऐसे ही, जैसे किसी किसी की बॉडी में केवल सेल्स है सपोलो, एंड यू कैन रिलेट इट विथ लाइक जो मैंने आपको बताया ना, अल्फाबेट से ABCD, ओके। देन सेल्स से मिलके क्या बनते हैं मैम?
सेल्स ऑर्गेनाइज्ड। और अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है जब आप टिश्यू डिफाइन करते हैं। टिश्यू की अपनी प्रॉपर डेफिनेशन होती है ना, ये तो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं यार बेटा, जूनियर क्लासेस में ये हम पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन जब हम बेटा थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो हम अपग्रेड करके थोड़ी सी और डिटेल बेटा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो सारी बातें हम करेंगे, है ना। अब टिश्यूज है यानी कि मैम अल्फाबेट से मिलके वर्ड्स बने, ठीक है। अच्छा, मैंने इस फ्लो चार्ट में ना यहीं पे वो चीज ऐड कर देती हूँ ताकि हमें अलग से बेटा बनाना ना पड़े। अब पहले मेरी बात समझो। लाइक आई सेड, जिसके पास भी बेटा टिश्यू होगी, जिसके पास भी टिश्यू होगी, जहां मैं कह रही हूं कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है ना यार, ये देखो यार, बनाओ, इसको बनाना है क्या, एब्सोल्युटली बेटा बनाना है। थोड़ा हाइपोथेटिकली अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ी छवि बना देती हूँ, है ना, मेरे नोट्स में आपको छवियां बहुत मिलेंगी बेटा, है ना। और इन छवियों को अच्छा बनाओगे तो बेटा जिंदगी में आपकी भी छवि हो सकता है अच्छी बने, कि कोई आपकी भी बेटा छवि देखना चाहिए, मेरे परदादा थे, ठीक है, ऐसा कोई काम करो, वरना तो छवि बेटा बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं, है ना। तो छवि बनाते हैं इसको। अरे यार, तो ये मैं कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कह रही हूँ जिन्होंने टिश्यू को बनाया। सिमिलर दिखाने के लिए मैंने सेम कलर का यूज कर लिया है कि यार ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, ये एक टिश्यू बना रहा है, ये कोई काम करेगा, ये एक स्पेसिफिक काम करेगा, ये एक स्पेसिफिक काम करेगा। क्या स्पेसिफिक काम होता है वो टिश्यू की डेफिनेशन में मैं बताऊंगी, है ना, समझ रहे हो। और इसकी डेफिनेशन भी हम आगे लिखेंगे। बट लाइक आई सेड बेटा, लाइक आई सेड कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ, animals are made up of 4 basic type of tissues। 4 ही बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, और जो नाम मैंने आपको बताया वही नाम आपको लिखने हैं। इसी फ्लो चार्ट में कवर कर लेते हैं ना यार, अलग से बनाने की क्या जरूरत है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। मैम कौन कौन से बेटे, यहीं पे लिख ले। एपिथेलियल टिश्यू, इस चैप्टर में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू थोड़े बड़े टॉपिक्स है, और मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है। एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। और मैं बहुत प्यारी एनसीईआरटी की कुछ लाइंस बताऊंगी बेटा, शायद जो आप ध्यान से सुनते नहीं हो, जो शायद आप ध्यान से एनसीईआरटी में देखते नहीं हो, इतनी बढ़िया बढ़िया कुछ एनसीईआरटी की लाइन मैं आपको बताऊंगी। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड बेटा न्यूरल या नर्वस टिश्यू, यही 4 टाइप के टिश्यू, चौथी पांचवी कोई टिश्यू नहीं होती है। यही टिश्यूज होती हैं 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू जिससे आपके एनिमल्स की बॉडी बनी होती है। अगर है ये टिश्यूज तो यही है टिश्यूज। ओके, नाउ मैम क्या होगा, मैम जब यही टिश्यूज आगे फर्दर और ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, जब ये फर्दर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो मैम ये क्या बनाते हैं गाइस, ऑर्गन्स बनाएंगे। ऑर्गन्स को तुम किससे कंपेयर कर सकते हो मैम, जैसे यहाँ पे मैं पैराग्राफ से कंपेयर कर देती हूँ या सेंटेंसेस से कंपेयर कर लो। कंपेयर तुम किसी से भी कर सकते हो, जैसे सेंटेंस से कंपेयर कर लिया। अब मैं एक और बहुत प्यारी लाइन बता रही हूँ आपको, ठीक है। क्या तुम्हारा पापी पेट एक ऑर्गन है? पता नहीं पेट को पापी क्यों बोलते हैं यार, पेट ने किया क्या है? पापी तो बेटा, पापी तो बंदा हुआ ना, इंसान पापी होता है, पेट पापी, पेट क्या होता है यार? पेट ने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? तुम पेट को बिगाड़ रहे होते हो, पता नहीं क्या क्या खाते हो, है ना। पापी पेट इज नॉट राइट, बट जैसे पेट है बेटा, है ना, बोलते इसी, एक्चुअली शायद इसी पेट के लिए बेटा बोलते ना, इंसान पेट के लिए ही तो कर रहा है, जी रहा है। एनीवे, तो ये जो पेट है बेटा, ये जो तुम्हारा स्टमक है, ये तुम्हारा हार्ट है, ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, ये तुम्हारी लंग्स है, ये तुम्हारी किडनी है, जितने भी तुम ऑर्गन्स की तुम्हारी बात कर रहे हो गाइस, जो तुम्हारे बेटा किससे मिलके बने होंगे, यही टिश्यूज। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, ये इन्हीं 4 टिश्यूज से मिलके बने होंगे। एनसीईआरटी की एक बहुत प्यारी लाइन, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि आपके ये जो ऑर्गन्स होते हैं, जो इन 4 टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं, दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट और ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन। हैव यू रेड दिस लाइन? बिल्कुल, अब बोलते हैं ना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। मतलब अगर तू बेटा किसी भी ऑर्गन को देखेगा ना, या देखेगी सपोली, तो इसमें ये चारों ही टिश्यू तुझे मिलेंगे।
लेकिन उसका प्रपोर्शन अलग है, किसी में कितना % एपिथेलियम है, किसी में ज्यादा मस्क्यूलर टिश्यू है, किसी में न्यूरल है ज्यादा, किसी में प्रपोर्शन मतलब परसेंटेज। सो परसेंटेज जो है आपके ऑर्गन्स में इन चारों टिश्यू के है यही चारों, बट इनका प्रपोर्शन और पैटर्न, पैटर्न मतलब अरेंजमेंट। अब तुम अपने बेटा स्किन में देखो, सबसे ऊपर एपिथेलियम है, फिर कनेक्टिव है, फिर मस्क्यूलर है, समझ रहे हो? इनकी जो अरेंजमेंट है वो पैटर्न सब में स्पेसिफिक होता है, अलग हो सकता है। ब्लड वेजल में देखोगे अंदर की तरफ एपिथेलियम है, फिर मस्क्यूलर भी है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सो कोई भी ऑर्गन के अंदर यही चारों टिश्यूज है, बट उनका पैटर्न और उनका प्रपोर्शन, प्रपोर्शन यानी परसेंटेज, और पैटर्न यानी कि बेटा अरेंजमेंट, कहीं पे एपिथेलियल बाहर, फिर बेटा कनेक्टिव, फिर ऐसे ऐसे अरेंजमेंट, दैट इज बेटा स्पेसिफिक, दैट वी हैव टू राइट। वेरी ब्यूटीफुल लाइन, ओके। और देखो अब ऐसी लाइंस पता है क्यों इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आती है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आती है तो इमीडिएटली आपको क्लिक करना चाहिए राइट और रॉन्ग। तो गाइज मैं यहाँ पे वो वाली लाइन लिख देती हूँ, है ना। अब जैसे कि एक छोटा सा ना पापी पेट बोला तो यार पेट को ही बना देते हैं गाइज, वैसे भी डाइजेशन वाला चैप्टर तो डिलीट कर दिया है ना, तो हम अपनी खुशी के लिए बना लेते हैं गाइज स्टमक। और मैं कह रही हूं these tissues are present in a specific pattern। पैटर्न का मतलब बेटा जी मैं लिख दे रही हूं अरेंजमेंट, ठीक है ना। पैटर्न का मतलब मैं लिख दे रही हूं अरेंजमेंट, स्पेसिफिक पैटर्न एंड स्पेसिफिक प्रपोर्शन, एंड स्पेसिफिक प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब सपोलो परसेंटेज। ओ माय गॉड्स, ब्लू कलर आ गया। परसेंटेज समझ गए ना। अब जैसे कि यार इसी पेट में देख यार, इसमें यही चारों टिश्यूज तो है, ई से एपिथेलियम मान ले, कनेक्टिव मान ले, मस्कुलर मान ले, न्यूरल मान ले बेटा, है ना। इसको ना ई से एपिथेलियम, सी से कनेक्टिव, इन्हीं चारों से बना होगा। हाँ किसी में किसी बेटा ऑर्गन में कोई टिश्यू ज्यादा है, किसी ऑर्गन में कोई टिश्यू ज्यादा है। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। डन कर लो यार, एसी थोड़ा नॉर्मल कर दो प्लीज। गिव मी अ थम्स अप यार। या मैम टिश्यू का मतलब क्या होगा बेटा? टिश्यू तो मैं अभी बताऊंगी ना, डेफिनेशन अभी मैंने बताई नहीं है। अभी बताऊंगी। एवरीबडी डन? एडिपोज बेटा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। डन है बेटा। इसी के आगे फ्लो चार्ट कंटिन्यू करना, इसी के आगे फ्लो चार्ट कंटिन्यू करना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूं। अब ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम क्या है, उससे सेंटेंस बने, सेंटेंस से तुम्हारा पैराग्राफ बन गया, है ना। और एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, एनसीईआरटी सेज व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा कैच है, यहाँ पे भी एक बहुत प्यारी एनसीईआरटी की लाइन है जहां से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है। कितने बच्चों को याद आ रहा है मुझे बताना, क्योंकि मैं हमेशा ये तुम्हें ध्यान दिलवाती हूँ जहां तुम गलती करते हो, जहां तुम देखते नहीं हो। वरना तो क्या किसी को भी मालूम है ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाती है यार। डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारा बना, तुम्हारे ईसोफेगस है, तुम्हारा स्टमक है, तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पूरा ऑर्गन सिस्टम है। ऐसे ही तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेटा, तुम्हारी किडनी है, तुम्हारे बेटा ब्लैडर है, यूरेटर है। दिस इज द एंटायर एक्सक्रीटरी सिस्टम। यू हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यू हैव बेटा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिस्टम्स मतलब होता है जहां बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, बहुत सारे मतलब एज पर एनसीईआरटी व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट फिजिकली एंड केमिकली। वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अगर किसी को ये वाली लाइन एग्जैक्ट, वर्तिका नाम आ रहा है आई थिंक, और बहुत सारे बच्चे और है यार, बहुत सारे नाम है ना, रोहित नाम चला जा रहा है, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, मैं ऐसे करके देख रही हूँ, रोशनी, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेल डन, वेल डन। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स बेटा इंटरैक्ट करते हैं फिजिकली एंड केमिकली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकली का मतलब क्या होता है बेटा? दे हैव टू बी कनेक्टेड ना, दे हैव टू बी कनेक्टेड। ईसोफेगस पापी पेट से जुड़ा है, पापी पेट इंटेस्टाइन से जुड़ा है, दे आर कनेक्टेड फिजिकली।
एंड दे इंटरैक्ट केमिकली। केमिकली अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या केमिकल्स है यार, तुम्हारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम्स है बेटा, वो हेल्प कर रहे हैं बेटा अब डाइजेशन के प्रोसेस में। हर कोई किसी ना किसी का बेटा कुछ ना कुछ बेटा फंक्शन है। सो फिजिकली कनेक्टेड है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज फिजिकल इंटरैक्शन। केमिकल इंटरैक्शन जस्ट बाय रिलीजिंग द, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम बता रही हूं, तो लाइक बाय रिलीजिंग द डाइजेस्टिव जूसेस, यू नो दे हैव सर्टेन केमिकल्स जो वो निकालते हैं, जिसकी मदद से वो आपस में इंटरैक्ट कर पाते हैं इजी। तो मेक श्योर every line of NCERT you understand conceptually. It has to be bit understood in depth. समझ रहे हो? तो वो आपको सारी चीजें हम कर रहे होंगे, उसको आपको बेटा टेंशन नहीं लेनी है। अभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, छोटा सा एनसीईआरटी है यार, पर उसमें है बड़ी वजन है उसमें, है ना। तो एनसीईआरटी की लाइन लिखे, when two or more organs when two or more organs interact। अब बेटा इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी तुम कर सकते हो ना, इसमें फिजिकली when two or more organs interact physically, and physically का मतलब मैं यहां पे लिख देती हूँ they are connected physically and chemically, like for example बेटा कौन से कलर से लिखा था, हाँ व्हाइट से लिखा ना, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, केमिकल्स, है ना, डाइजेस्टिव जूसेस, केमिकल्स, एंजाइम्स, तो इनसे मिलके बनता है बेटा ऑर्गन सिस्टम। इट मेक्स द ऑर्गन सिस्टम। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो यार, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जुड़े भी हुए हैं, केमिकली भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिजिकली भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, डन डन आडन डन कर लो। पहले एनसीईआरटी का ना सिर्फ इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट आपको रीड कराती हूँ, और फिर हम बेटा एनिमल टिश्यूज में बढ़ेंगे और हम टिश्यूज की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। डन डन आडन डन एवरीबॉडी, डन डन आडन डन एवरीबॉडी। थम्स अप दे देना बेटा जैसे आप लोगों का हो जाए, है ना। डन। एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं, है ना। हो सकता है न्यू एनसीईआरटी में तुम्हें ये ना मिले, बट आप मेरे साथ में कर लेना। मैं तुम्हारे लिए ना पीडीएफ अपलोड करा दूंगी बेटा, ऐप के अंदर, बैच के अंदर पीडीएफ अपलोड करा दूंगी इसका। In the preceding chapter, you came across large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom। देखो तुमने नहीं पढ़ा है preceding chapter में, preceding मतलब इसके पहले के chapter में, क्योंकि हमने animal kingdom से शुरुआत नहीं की है। But in the preceding chapter, large variety of organisms है, हमारे पास unicellular भी है, multicellular भी है। unicellular में अब मैंने बोला ना बेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसीलिए मैंने बताया बेसिक, छोड़ना थोड़ी है। सारे फंक्शन जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, तभी तो यूनिसेलुलर, क्योंकि सारे काम बेटा वही कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा और बेटा एडवांस्ड हुआ ना, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स, सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जिसके पास मल्टीसेलुलरिटी है तो वो सेम काम ही बेटा उन्हीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कर रही होगी। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ सिंपल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कैन बी इन थाउजेंड्स। हमारे में बिलियंस में होते हैं, आप देखोगे हमारे में दिया हुआ है, हमारे में बिलियंस में होते हैं। अब इसमें बोला है कि हाइड्रा में थाउजेंड्स ऑफ सेल है। हाइड्रा क्योंकि बड़ा ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा किस फाइलम से बिलोंग करता है बेटा, सीलेंट्रेटा। अब इसमें ना कोई रॉकेट साइंस वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर बेटा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और ऐसा दिया हो तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना कि ट्रू है या फॉल्स है, इसीलिए एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है
है ना, कि बोला यार नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन थाउजेंड्स, सही बात है, ट्रू कर दोगे आप। The human body is composed of billion of cells to perform various function. क्योंकि humans are very advanced. We are chordates, we are vertebrates, tetrapoda, mammals. Okay? How do these cells in the body work together? मैम ये cells लेकिन body के अंदर जिसके पास भी मल्टीसेलुलैरिटी है ये काम कैसे करती है? इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स, अब इन्होंने टिश्यू की डेफिनेशन दी है जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन भी होता है, बट ओरिजिन एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। हम थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान जरूर करेंगे, ओनली 5-10% बेटा, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, प्लेट में ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। आप सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि आप लोगों को मालूम है। ओके, दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टिश्यूज जो होते हैं स्पेसिफिक प्रपोर्शन यानी परसेंटेज एंड स्पेसिफिक पैटर्न यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है टू फॉर्म ऑर्गन्स लाइक स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी। इन सब में यही 4 टिश्यूज है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज है इनकी, एक स्पेसिफिक पैटर्न है इनका अरेंजमेंट का। एंड व्हेन 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form the organ system. Of course beta they have to perform a common function. Interact कर रहे हैं and perform a common function. बताओ ना, करने चाहिए कि नहीं, बताओ ना। परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यार ऐसा होना चाहिए नहीं यार, पेट तो कह रहा है कि मैं तो डाइजेशन नहीं करूंगा यार, मेरा आज मन कर रहा है ब्रीदिंग करने का, मैं तो आज ब्रीदिंग करूंगा। नहीं ना भाई, ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो कॉमन फंक्शन ही करेंगे ना, तभी तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, है ना। कल को दिल बोले कि नहीं भैया मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं आज डाइजेशन करूंगा, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अब वही डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बन रहा है। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिविजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। ऑफ कोर्स बेटा, सेल्स या फिर टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स या फिर ऑर्गन सिस्टम बेटा आपस में काम का डिवीजन करते हैं और फिर वो एक ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पैराग्राफ बट हैज अ वेरी वेरी बेटा इन डेप्थ मीनिंग। गिव मी अ थम्स अप बेटा अगर किसी को कोई दुख दर्द या समस्या नहीं है, ब्रदर एंड सिस्टर। यस, शुरू करेंगे बेटा, यानी कि हम टिश्यूज की डिफिनेशन से। व्हाट इज अ टिश्यू विद लिटिल बिट अतिरिक्त ज्ञान जो तुम्हारे काम का है। एंड तो बेटा बस ऐसे क्लिक कर दो, एंड हो जाता है, सबसे आसान है, इजीएस्ट, है ना। फिर कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, स्पैमर्स। बट इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी पर्सन, आई डोंट वांट टू बी सैड। आज मैं आप लोगों से मिली उतने टाइम के बाद, मैं क्यों सैड हूं? ओके, मैं तो पढ़ाऊंगी तुम्हें। टिश्यूज क्या होती है अभी पढ़ाया मैंने तुम्हें, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। छोटे बच्चे, छोटी बच्ची हो क्या कि सिर्फ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बोलोगे? डेफिनेशन को आगे बढ़ाओ। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन with intercellular matrix and intercellular space and performing a specific function। ज्यादा अंग्रेजी हो गई तो मैं बेटा लिख देती हूं बोर्ड में। ओके, तो मैं टिश्यूज की क्या डेफिनेशन लिखूंगी? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ, लिखो अब, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ओके, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। कहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है बेटा जी? कहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है? कोई बात नहीं, अगर बेटा बेसिक सी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इग्नोर यार, हाँ की फर्क पैंदा है यार। परफॉर्म कॉमन, ओके फाइन, perform common function, okay, now fine, printing mistake I like, printing mistake। मेरे जो स्टूडेंट्स है कुछ अगर गलती से बोला कुछ है लिखा कुछ है ना तो प्रिंटिंग मिस्टेक लिखते हैं। अगर कोई नया बच्चा है उनको बता रही हूँ मैं, अगर कोई नया स्टूडेंट है। हाँ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स बेटा हैविंग कॉमन ओरिजिन, हैविंग कॉमन ओरिजिन विद, पहले लिख लो फिर एक एक वर्ड को समझाती हूँ। विद
some intercellular space having intercellular matrix, having intercellular matrix या फिर substance and perform a specific function. सब कुछ समझाती हूँ यार. Okay, write it down first. देखिए जी, ये वाली बात तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, लेकिन कहीं कहीं पे बीच बीच में इसका मेंशन है. एनसीईआरटी इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, यू नो. एनसीईआरटी देती नहीं है ये कॉमन ओरिजिन, और आगे देखो बेटा दिया हुआ है कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल इन ओरिजिन. तो क्या दिया हुआ है ये? हाँ, यस, ये क्या दिया हुआ है? ये इसका मतलब ये कोई करनिंग बेटा, या गुड. तो क्या बोला बेटा, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो जानना चाहती है आपसे. वो दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना. ओरिजिन का मतलब आप यहीं पे ओरिजिन नहीं पढ़ोगे तो फिर ओरिजिन कैसे समझोगे, है ना. विद सम इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है भैया. एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन हो गया, ठीक है. अब इसको जरा हम डायग्राम से समझते हैं. मान लो ग्रुप ऑफ कुछ सिमिलर सेल्स आपको मिलेंगे. कोई भी टिश्यू जब आप पढ़ते हो, एपिथेलियम देखोगे तो उसमें ग्रुप ऑफ कुछ सिमिलर सेल्स होंगे. कनेक्टिव टिश्यू कहीं पे भी पढ़ोगे बेटा, कोई भी कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें भी तुम्हें ग्रुप ऑफ कुछ सिमिलर सेल्स मिलेंगे. चाहे कोई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो, चाहे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो, चाहे बेटा डेंस रेगुलर पढ़ रहे हो, चाहे तुम डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो, लिगामेंट्स पढ़ रहे हो, टेंडन्स पढ़ रहे हो, कोई भी स्पेसिफिक जब तुम टिश्यू पढ़ रहे हो ना, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी तुम पढ़ोगे, जो भी टाइप पढ़ोगे, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तुम्हें दिखेंगे. एपिथेलियम पढ़ो, उसमें कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दिखेंगे. शर्त क्या है कि इस टिश्यू की जो ओरिजिन होती है बेटा, वो कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन क्या होता है बेटा? ओरिजिन क्या होता है? अब आप बेटा अपनी बेटा हिस्ट्री याद करो. अपनी हिस्ट्री बेटा वैसे अभी मतलब रिसेंट तो क्या जिंदगी में ऐसे बेटा अगर कोई काम किए हैं कि अपनी हिस्ट्री याद नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो क्या किया है तुमने जिंदगी में. मैं तुम्हारी वो वाली हिस्ट्री की बात कर रही हूँ जो तुम मम्मी के बेटा यूट्रस के अंदर थे, ठीक है ना. तुम वो हिस्ट्री याद करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार मेमोरी, इससे अच्छा तो हम पैदा ही ना हुए होते ना. व्हाई डिड आई इवन सी यू वन अ रेस? डेफिनेटली यू वन अ रेस ना, बिकॉज अ सिंगल स्पर्म वन द रेस. एक जिंदगी में रेस जीते, उसमें भी अब अफसोस हो रहा है कि क्यों जीते यार, इससे अच्छा तो नहीं जीतते, है ना. ऐसा कभी कभी मन होता है, ऐसा कभी फील होता है, इससे अच्छा एक ही जीते हैं, पर वो भी लग रहा है कि ओ माय गॉड्स, काश वो रेस ना जीते होते, है ना. तो उस रेस की अगर हम बात करें तो स्पर्म था यार, ओवा था यार, फ्यूज कर गया, जाइगोट बना, और हम सबकी डेवलपमेंट ऐसे हुई है. तो आप पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनको नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं है, वो स्क्रैच से पढ़ रहे हैं. यहाँ पे मैं बता रही हूँ, है ना. आपको आता है लेकिन आपको फिर भी नहीं आता है बेटा, इसलिए आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, ये भी मान के चलो. तो बेसिक से पढ़ो. तो एक है स्पर्म, एक है बेटा ओवा, फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया, फिर वो डिवाइड करती है बेटा. डू यू रिमेंबर? क्लीवेज डिवीजन होता है. और मैं वहीं से बता रही हूँ, ओरिजिन समझाना है क्योंकि मुझे, तो मेरे को ओरिजिन समझाना है ना. मैं ओरिजिन समझाने के लिए एक बेटा डब्बे का सहारा लेती हूँ. ओके, यस, लेट मी मेक अ डब्बा, एंड यहाँ पे मैं थोड़ा ओरिजिन समझाती हूँ. आप भी साइड में बना सकते हो बेटा जी, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन तुम्हें समझाऊं, ओरिजिन का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, है ना, क्योंकि आपको नहीं तो आप रटोगे बेटा, है ना. एक है स्पर्म, एक है स्पर्म, एक है ओवा, ये फ्यूज करते हैं और बनता है गाइस सिंगल सेल जिसे हम कहते हैं जाइगोट. द स्पर्म दैट वन द रेस, द स्पर्म दैट वन द रेस, ओके, दिस वन द रेस, एंड देन जाइगोट बनता है. फिर बेटा जी ये डिवाइड करता रहता है ना, जिसको हम क्लीवेज डिवीजन कहते हैं. 2 सेल स्टेज बनेगा, 4 सेल स्टेज बनेगा, है ना. ये सिंगल थी, ये 2 सेल स्टेज है. और मैं पढ़ाऊंगी इसको बेटा डिटेल में, तुम्हें पढ़ाऊंगी डिटेल, अभी सिर्फ ओरिजिन बता रही हूँ. फिर आगे क्या बनेगा बेटा? आगे बनेगा 8, फिर बनेगा 16, फिर बनेगा 32. ऐसे डिवाइड करता रहेगा ना, समझ रहे हो. डिवाइड करते करते बेटा एक स्टेज बनती है जिसका नाम मुझे तुम्हें बताना था. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज बेटा गैस्ट्रूला. डू यू रिमेंबर गैस्ट्रूला स्टेज बेटा? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है क्या? कभी जिंदगी में गैस्ट्रूला पढ़ा है?
क्या कहने का मतलब है बेटा जी, क्या कहने का मतलब है बेटा कि, एक सेकंड लिख देती हूं, हाँ, क्या कहने का मतलब है बेटा, एक स्पर्म था, एक ओवा थी, फ्यूज कर गए, जाइगोट बन गया, डिवाइड कर रहा था, 2 सेल स्टेज बन रही है, 4 सेल स्टेज बन रही है, 8 सेल बन रहे हैं, 16 सेल बन रहा है, 32 सेल बन रही है, यानी कि, और उसको ब्लास्टूला बोलते हैं, फिर बेटा गैस्ट्रूला बनती है। मैंने ब्लास्टूला का नाम नहीं लिखा क्योंकि जरूरत नहीं है, मुझे इस स्टेज की जरूरत है, क्योंकि बेटा जी गैस्ट्रूला वो स्टेज होती है डेवलपमेंट की। ये मैं आपको थोड़ा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बता रही हूँ, शानदार बेटा, अगर आप लोगों को याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऐसी हुई है बेटा, ये वो स्टेज होती है, दिस इज दैट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हमें ये बेटा क्या है, हम बॉल जैसे थे यार, ऐसे थोड़ी थे हम, ऐसे थोड़ी थे। इसको लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, मैं बेसिक्स बता रही हूँ यार, लिखना तो है ही। तो हम बॉल जैसे दिखते थे यार, हमारे पास खूब सारे सेल्स थे बॉडी के अंदर, वो सेल्स अरेंज्ड होते हैं बेटा इन 3 लेयर्स फॉर अस, हमारे लिए, सब में नहीं होता, पढ़ाऊंगी ये चीज एनिमल किंगडम में, तुम्हारे और मेरे लिए, क्योंकि हम अपने बारे में मैं बता रही हूँ, ह्यूमंस के बारे में, तुम्हारे और मेरे में ये जब स्टेज तुम्हें दिख रही थी, इसमें सेल्स 3 प्रकार से अरेंज थे। एक आउटर लेयर थी जिसे एक्टोडर्म कहते हैं, एक सेल्स की बीच की लेयर थी जिसे मेसोडर्म कहते हैं, एक सेल्स की बेटा सबसे अंदर वाली लेयर थी जिसे एंडोडर्म कहते हैं। ये मैं सबसे सिंप्लीफाइड वे में अगर तुम्हें समझाना चाहूँ ना, ये सबसे सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेनेशन है, बिना उस टॉपिक के अंदर घुसे हुए और स्टिल उस टॉपिक के अंदर घुसते हुए। आप समझ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ। तो 3 जर्म लेयर का मतलब होता है, जर्म क्यों बोलते हैं गाइस? जर्मिनेट, क्योंकि every single thing, every damn thing that you see in your body is made up of those बेटा germ layers। कुछ एक्टोडर्म वाली लेयर से बने होंगे बॉडी में बेटा स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज, कुछ ऑर्गन्स, कुछ मीजोडर्म से बेटा बने हुए होंगे, कुछ बेटा एंडोडर्म से बने हुए होंगे। जो एक्टोडर्म से बने उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल ओरिजिन बोल देते हो, जो मीजोडर्म से बने उसकी ओरिजिन मीजोडर्मल बोल देते हो, जो एंडोडर्म से बनी उसकी ओरिजिन एंडोडर्मल बोल देते हो। ये मतलब होता है ओरिजिन का। ओरिजिन मतलब कहां से आए। इस एम्ब्रियोनिक लाइफ में गैस्ट्रुला स्टेज में वी हैड दी 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सारी बॉडी में जो चीजें बनी हैं, टिश्यूज बने हैं, ऑर्गन बने हैं, इन्हीं जर्म लेयर से बने हैं। जो जिससे बना उसकी ओरिजिन वैसे हो गई। व्हाई एम आई सेइंग कॉमन ओरिजिन, ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगी कि कॉमन क्यों बोला मैंने। ओरिजिन तो समझ में आ गया, मतलब कौन सी जर्म लेयर से बनी वो, दैट इज ओरिजिन, कहां से डिराइव हुई। हर एक जो टिश्यू तुम पढ़ते हो, जैसे एपिथेलियम है, उसमें जो भी सेल्स तुम पढ़ोगे उनकी ओरिजिन सेम है बेटा। अगर एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म ही है। अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू बोल रही हूं तो उसमें जितने भी तुम बेटा टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हो, सारे सेल, सबकी ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल ही है, समझ रहे हो। या नर्वस टिश्यू, उसकी ओरिजिन एक्टोडर्म ही है। कॉमन ओरिजिन होनी चाहिए। तो कॉमन मैं थोड़ा और डेप्थ में बताऊंगी बाद में, बट ओरिजिन का मतलब समझ में आ गया है ना। और यहां पे आप इसको बेटा लिखोगे कैसे, लिखना हैज 3 जर्म लेयर। और मैं ह्यूमंस के लिए बता रही हूं बेटा, कुछ कुछ होते हैं एनिमल्स जिनमें 2 जर्म लेयर होती है, ठीक है ना। 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म। मजा आया बेटा? आई मीन समझ, मजा का मतलब मेरे यहाँ पे मतलब होता है कि समझ में आया बेटा, फील आई कि नहीं आई, दैट इज माई मीनिंग, ओके। एंड एंडोडर्म, ओके जी, यस। और मैं यहाँ पे बेटा ये लिखना चाहती हूं, ये कुछ ग्रुप ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, तो दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब मैंने यहां लिख दिया, गॉट इट, perfectly fine ma'am, with some intercellular space having intercellular matrix or substance। बेटा ये देखो, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है ना, अब इनके बीच में जो मैंने स्पेस बनाई हुई है, ये दूसरे कलर से बनाती हूं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, सेल्यूलर मतलब होता है सेल्स। इंटर, नॉट इंट्रा, आई एम नॉट सेइंग बेटा इंट्रा, शानदार बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। यू नो व्हाट, तुम एंड लिखोगे तो मुझे लगता है मैं एंड कर दूंगी, और तुम्हें लगता है मैं गुस्सा हो जाऊंगी, नहीं, ठीक है। दिस द सेम थिंग, मैं नहीं चाहती कोई भी सिंसियर बच्चा जिसने ये डिसीजन बनाया वो ये हरकतें करे क्लास में, और ये हरकतें करने वाला बच्चा लास्ट में फिर कहता है टीचर खराब था। आई एम टेलिंग यू बेटा ऑनेस्टली, बट आई एम नॉट गोइंग टू बी सैड बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी, ओके।
कम बैक गाइस। देखिए देखिए, ये जो है बेटा सेल्स है, सेल्स के बीच बीच में स्पेस है यार। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है। इंटर का मतलब बिटवीन, सेल्यूलर मतलब सेल्स, सेल्स के बीच बीच में स्पेस होता है जिसे कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके, उस इंटरसेल्यूलर स्पेस में सामान भरा है। जैसे बेटा घर में दीवार है, तुमने तो बेटा दीवार बनते हुए देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं मालूम है। ईंटा होता है, ईंटा व्हाटएवर, ईंट के बीच में जो सीमेंट लगा हुआ है, ईंट के बीच में सीमेंट लगा है कि नहीं लगा है, ईंटों को सेल्स मानो। अब उसके बीच में स्पेस थी, उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस बोल रही हूँ। उस इंटरसेल्यूलर स्पेस में सीमेंट भरा है तुम्हारे इसमें, यहां पे उसको बोल रही हूँ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। गॉट इट। तो मैं ये जो पीले रंग से बना रही हूँ, सेल्स के बीच बीच के स्पेस में मैंने सामान भरा है गाइस। बनाओ बनाओ, ओके और लिखो भी साथ में। These are basically beta the cells and this pila one is basically that substance beta, okay. This is intercellular substance between cells जो सब्सटेंस भरा है। वैसे बेटा मैं इसका कॉम्पोजिशन तुम्हें बता सकती हूँ। आई नो बेटा पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, वो बेचारे बेटा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है कि मैम कंटिन्यू। बेटा मैं हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे मालूम होता है कि पढ़ने वाला बच्चा चुप मार के पढ़ता है, लास्ट में शायद कॉमेंट कर देगा लेक्चर खत्म होने के बाद। तो तुझे टेंशन नहीं लेनी बेटा, तेरे लिए, तुम लोगों के लिए ही तो है जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ खड़े हैं बेटा। और किसके लिए खड़े हैं बताओ? परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। सुनो, इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन बताती हूँ, जो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ कॉम्पोजिशन लिख के रखना। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, सर्टेन फाइबर्स। एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारे बच्चे इसका कॉम्पोजिशन लिख रहे हैं। ये क्या एग्जैक्टली ये कॉम्पोजिशन बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप इसीलिए लिख रहे हो क्योंकि कहीं कहीं पे बेटा ये चीज यूज होगी। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं मैम, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं मैम, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा मैं आपको बताऊंगी। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना, है ना। मैं आपको थोड़ी बहुत ये टर्म्स जो है बायोमोलिक्यूल्स में बताऊंगी। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब होता है बेटा आपके शुगर, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स और ग्लाइको मतलब बेटा शुगर कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी कैन राइट थोड़ा सा इसका कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लो, और इसको ना बेटा इसमें आप टेंशन नहीं लेना कि यार मैम ये बड़ा भारी नाम है। और मैं उन बच्चों के लिए खास करके बोल रही हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, यू ट्रस्ट मी, है ना, दैट्स व्हाट आई सेड, ट्रस्ट। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है लेकिन कर लिया तो फिर बेटा देयर इज नो गोइंग बैक। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो मैंने ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तुम्हें बता दिया, तुम्हें बता दिया कि उनकी ओरिजिन कॉमन होनी चाहिए। ओरिजिन कहां से होती है बेटा? जर्म लेयर वाला कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया। ओरिजिन मतलब या तो एक्टोडर्म से, या तो मेसोडर्म से, या तो एंडोडर्म से, वही जर्म लेयर से। और इन सेल्स के बीच बीच में बेटा एक इंटरसेल्यूलर स्पेस है, जगह है, जिसमें एक सामान भरा हुआ है, जिसको मैं सब्सटेंस बोल रही हूँ इंटरसेल्यूलर, या मैट्रिक्स बोल रही हूँ, जो इस चीज का बना हुआ है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यस। और इसकी डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या है मेमोरी। नाउ कमिंग टू बेटा स्पेसिफिक फंक्शन, लिसन टू मी केयरफुली, दिस विल बी द लास्ट थिंग जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा स्पेसिफिक फंक्शन? आपने अभी भी पढ़ा भी ना बेटा कि फंक्शन तो कर ही रहा होगा। तो मैं जो आपको 4 टिश्यूज पढ़ाऊंगी, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, इनके अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अब बेटा यार देख, एपिथेलियम बहुत डिटेल है, सिंपल स्क्वामोस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल फलाना, है ना। कनेक्टिव भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। मस्कुलर भी अलग अलग टाइप के। बट अगर मेरे को इन जनरल इनके फंक्शंस लिखने हो तो इन जनरल इनके फंक्शंस में क्या लिख सकती हूँ कि एपिथेलियम इन जनरल क्या करता है, कनेक्टिव इन जनरल क्या करता है, मस्कुलर इन जनरल क्या करता है, या न्यूरल इन जनरल क्या करता है। दैट्स ऑल। देखो बहुत छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ है, तो ऐसा कोई क्वेश्चंस मेजर नहीं है। हम हर क्लास में बेटा कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करें। बेसिक बेसिक है, मैंने बोला ना, जरूरी थोड़ी है बेटा कि हर में जैसा टॉपिक है उसके हिसाब से क्वेश्चंस, विल ट्राई, है ना। तो लेकिन आज क्योंकि हमारा ज्यादा टॉपिक कंप्लीट भी नहीं होगा तो हमारे पास ज्यादा क्वेश्चंस आई थिंक हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतना है नहीं बेटा ना टॉपिक कंप्लीट हुआ। बट कोई नहीं यार, चिल है, चिल है। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस, ओके।
देखो जैसे कि मैंने बोला, अब मैं स्पेसिफिक फंक्शन अगर तुम्हें बताना चाहूं तो इन जनरल मैं स्पेसिफिक फंक्शन बेटा इन चारों टिश्यूज का क्या बोल सकती हूँ, ठीक है। इन जनरल मैं इन चारों टिश्यूज का स्पेसिफिक फंक्शन क्या कह सकती हूँ, एपिथीलियम हो गया हमारा, एक एक लाइन में लिखेंगे, कनेक्टिव हो गया हमारा, मस्क्यूलर हो गया हमारा। सबसे पहले ना सबसे इजी वाले से स्टार्ट करती हूँ, ये लास्ट के दो, इजी तो सारे ही हैं खैर, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये बड़ा आसान होता है समझना। बेटा न्यूरल टिश्यू क्या करती है यार, अगर हमारे पास न्यूरल टिश्यू नहीं होती, नर्वस नहीं होती, न्यूरॉन्स नहीं होते, तो हमारी ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो पाती है, जो मैं बेटा प्रॉपर तरीके से बोल भी रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं कोऑर्डिनेटेड वे में बेटा एक्टिविटी कर रही हूँ, कुछ बहुत रैंडम नहीं हो रहा है, आप बड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में चीजें कर पा रहे हैं। और हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन दो चीजों से होता है एक्चुअली, एक आपकी न्यूरल टिश्यू होती है, मतलब एक आपके न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है, एक आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो अगर मैं न्यूरल टिश्यू का काम बोलूं तो ऑफ कोर्स बेटा हमारी बॉडी में वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है, एज सिंपल एज दैट, क्वाइट इजी, राइट, वेरी इजी। ऐसे अगर मैं मेरी बॉडी में बेटा मसल्स का काम बोलूं, क्या काम है मेरे मसल्स का, मसल्स का काम होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये जो हम बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान अलोंग विद योर बोन्स ऑब्वियसली, बट मसल्स क्या कर रही है सपोलो, मसल्स आपको एक जगह से दूसरे का मूवमेंट, लोकोमोशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट का काम कर रही है बेटा आपकी मस्कुलर टिश्यू, एज सिंपल एज दैट। कमिंग टू कनेक्टिव टिश्यू एंड बेटा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रही है, तो मैं अक्सर जब इसके फंक्शंस बताती हूँ ना तो मैं बिल्डिंग से रिलेट करती हूँ। जैसे आपकी बिल्डिंग है ना बेटा, आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, आपके कमरे में अगर छत नहीं होती, आपके कमरे में अगर बेटा दो, मान लो दो क्लासरूम्स है, इनमें वॉल्स नहीं होती, इनमें रूफ नहीं होती, तो यार उस क्लास का इस क्लास में सुनाई देता, इस क्लास का उस क्लास में सुनाई देता, और जिस क्लास में तुम बैठे हो बेटा उस क्लास का तो तुम्हें वैसे ही सुनाई नहीं देता है, वो तो अलग बात है ना। जिस क्लास में तुम बैठे हो उसको छोड़ के तुम्हें दुनिया भर की सारी बातें सुनाई देती है, पीछे पंखा चल रहा है, नीचे बेबी सोती है, खाते खाते भूख लगी, पीछे मम्मी ने बेटा क्या बनाया, वो सब सुनाई देगा तुम्हें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर वॉल्स नहीं होती तो क्या होता बेटा, शोर होता, प्रोटेक्शन नहीं है, धूप आए, आंधी आए, बारिश आए, सब कुछ बेटा इट्स गिविंग यू लाइक दैट प्रोटेक्शन, ये तुम्हारे को एक तरीके से कवर कर रहा है। तो तुम्हारी बॉडी में जब एपिथेलियम होती है ना, वो तुम्हारे लिए कवरिंग का काम करती है, आप देखोगे कवर कर रही होती है चीजों को, तुम्हारी स्किन आउटर मोस्ट लेयर एपिथेलियम कवर करने का काम करती है, सिर्फ कवर करने का काम नहीं करती। कवरिंग की बात जब तुम करते हो ना बेटा, तो कवरिंग हमेशा बाहर से होती है, जब लाइनिंग की बात करते हो, जो एक्चुअल में लाइनिंग भी ये कर रही होती है बेटा, अगर मैं इस ग्लास में ना देखो यू आर लाइक माई लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर ना, तो उसमें तो बेटा ऐसी बेइज्जती चलती रहती है, रोस्टिंग, और बुरा भी नहीं मानते, मेरे भाई को देखो उसकी भी करती हूँ मैं ऐसी, है ना। देखो इधर सुनो, दिस इज द मान लो ग्लास, इसमें अगर बाहर से मैं कोई चीज लगा रही हूँ ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कवरिंग। अब तुम इस ग्लास के अंदर देखो खाली स्पेस है, इस ग्लास के अंदर खाली स्पेस है, इसके अंदर अगर बेटा कोई चीज मैं ऐसे अंदर से लगा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लाइनिंग। सो दिस इज बेसिकली द लाइनिंग एंड दिस इज बेसिकली द कवरिंग। कवरिंग हमेशा बाहर से होती है, लाइनिंग हमेशा अंदर से होती है। ये कवरिंग करता है, ये लाइनिंग करता है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है यार, है ना। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करती है बेटा, आपकी बोन्स है, आपकी कार्टिलेज है, आपका ब्लड है, आपको सपोर्ट दे रही है। सोचो अगर आप अपने एंडोस्केलेटन के बारे में सोचो, एंडोस्केलेटन क्या कर रहा है बेटा, तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे रहा है। तुम्हारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, क्या ढांचा होता तुम्हारी बॉडी का, वो ढांचा दिया है तुम्हें उसने, है ना, इट हैज प्रोवाइडेड यू दैट फ्रेमवर्क। सोचो लचीली बॉडी नहीं होती बेटा कैसी सी, अगर हमारे अंदर वो फ्रेमवर्क नहीं होता। यानी एपिथेलियम आपकी बॉडी में बेसिकली कवरिंग, लाइनिंग, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा होता है। कनेक्टिव टिश्यू तुम्हें बेटा क्या कर रहा होता है बेटा, सपोर्ट एंड लिंकेज, लाइक योर बोन्स, लिंक कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है योर ब्लड। मस्कुलर टिश्यू वेरी इजी, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बस इतना ही पढ़ाऊंगी आज, ठीक है। तो ये इनके स्पेसिफिक फंक्शन है। किसी को कोई कष्ट तो नहीं है बेटा, एक बार मुझे बता दो बस। कवरिंग, लाइनिंग, प्रोटेक्शन, ओके। और कवरिंग लाइनिंग में ना सबसे अच्छा अगर तुम्हें ना डिफरेंस देखना हो तो ऐसे एक डायग्राम बनाना होता है,
और उसमें एक बस सिंपल सी चीज करनी है तुम्हें। या ये मेरे अर्जुना के बच्चे देखो ना यूट्यूब पे आते हैं, जब भी मेरी क्लास होती है ना, अर्जुना के बच्चे आ जाते हैं, मैम हमारी क्लास है 4 बजे से। अरे हमारी क्लास है, अरे मेरे को मालूम है यार क्लास है, तुम यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो यहाँ आके, देखना। ये जो मैंने पिंक कलर से चीज बनाई है ये कवरिंग है क्योंकि ये बाहर से है, और ये जो मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी ये क्योंकि अंदर से है, तो दिस इज लाइनिंग। ओके, सो कवरिंग ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड। कवरिंग आउटसाइड से होती है ये, दिस इज लाइनिंग ऑलवेज इनसाइड। ओके जी, आज हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ी है बेटा, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। इसका बेसिक फंक्शन है सपोर्ट एंड लिंकेज, इसका फंक्शन है मस्कुलर का लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसका फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डन, थैंक्स अ लॉट बेटा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन हम कर पाए जो हमारे टॉपिक में से कंप्लीटेड हो। हाँ, एंड मैं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रही हूँ क्लास में से, आई एम टेलिंग यू बेटा दैट। और मुझे सेम एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। शायद आप कुछ दिनों में बेटा इतनी सारी चीजें आप लोगों ने देख ली है कि आप लोग शायद कहीं ना कहीं राइट हेड स्पेस में नहीं रहे होंगे, राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहे होंगे, बट आई होप कि आज आप मेरे से मिले, हमने कुछ इंटरेक्शंस किए, हमने पढ़ाई भी की, हमने बातचीत की। आई होप कि आप थोड़ा सा बेटा बेटर फील कर पाए होंगे, थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आपको आई होगी after this session, and I would really like to know, like I said na, your response is important. So now the lecture ends, I will definitely sing a song for you all, and I would want my students, I'm saying, because there are many others who are not my kids but they write things about me, but it's fine, you know, people will always say something, कुछ तो लोग कहेंगे, तो मैं भी तो समझाती हूँ यही चीज, but as a सपोला member, as my kids, आई वॉन्ट योर जेन्युइन रिस्पॉन्स, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई मीन तुम्हारे रिस्पॉन्स से मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील होती हैं, और मैं आई गेट दैट एनर्जी। तो वंस द क्लास एंड, डू बेटा लेट मी नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट यू लाइक्ड अबाउट द लेक्चर, एंड आपका माइंडसेट में क्या थोड़ा सा भी बेटा, या आपकी आपकी स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा आफ्टर टुडेज लेक्चर, आई वुड रियली रियली लाइक टू नो। ओके, लेक्चर के बाद में आप जरूर मुझे बताना, और वो लेक्चर के बाद में बताना। ये तो बेटा आज हम कंप्लीट नहीं कर पाए, एपिथेलियम वाला क्वेश्चन आज हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ये वाली चीज बेटा हम कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को एक बार करो बेटा, दिस क्वेश्चन वी कैन सॉल्व। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। In complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. ये अभी अभी हमने पढ़ा था बेटा, और मैंने as it is NCERT की लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स बेसिक फंक्शन जो भी हम कह रहे हैं ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कर रही होती है वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। तो 1 तो करेक्ट है, तो आप हटा दो इसको, आप हटा दो इसको, कि इनकरेक्ट तो नहीं है। अब 2 को देखो, when 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system, यानी ये भी करेक्ट है, यानी कि आंसर तो मिलेगा ही ना हमें, 3 इनकरेक्ट है ना। all complex animals consist of only 3 basic type of tissue, no, 4 basic type of tissue. Okay, so option 3 is the correct answer. Alrighty, question number 2 करते हैं बेटा। The body of hydra is made up of different type of cells. Yes, it is made up of different type of cells क्योंकि it is multicellular. The human body is composed of billion of cells to perform various functions. Yes, absolutely ma'am. Billion of cells as per NCERT, ठीक है ना। So both the statements are correct. अब हम जैसे जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास स्कोप होगा बेटा और क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमने ज्यादा टॉपिक्स कवर नहीं किए तो ज्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट दैट्स फाइन यार। एक आधा क्वेश्चन बेटा जैसा जिस दिन क्लास होगी ना उस हिसाब से हम चीजें कवर करेंगे। आई थिंक ये हमारा ऑफिशियल यकीन का टेलीग्राम चैनल है ना, ये उसका लिंक है बेटा, आप जरूर एक बार देख लेना आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो
और जैसे कि मैंने कहा, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. मेक श्योर आप इधर उधर समाप्ति मैम को ज्वाइन ना करें. दिस टेलीग्राम चैनल यू ज्वाइन. ओके. एंड वन लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, लेक्चर के बाद जरूर बताना. आई विल रीड योर कमेंट्स बेटा. एंड मैं आपसे दिल से एक बात कह रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों से बेटा मिल के बात करना चाहती थी. मैं जानती हूँ, आई एम ऑन सोशल मीडिया, आई एम वेरी वेरी अवेयर कि बच्चों के दिमाग में, बच्चों के दिल में, बच्चों के लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है एंड हाउ दे मस्ट बी फीलिंग एट दिस टाइम. ठीक है. एंड दिस इज द बेस्ट बेटा प्लेटफॉर्म एंड दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म वेर इन आई कैन एक्चुअली बेटा कम एंड टेल यू exactly beta how I feel. No manipulations. Why do you think beta? Do you think I will really do that? क्या मैंने कभी भी मैंने आपको हमेशा हमेशा एक बात बोली है ना कि यू नो इट शुड कम फ्रॉम हियर. एंड किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए बेटा. दोनों वेज में ट्राई कर लिया तो रिग्रेट हो रहा है और ट्राई नहीं किया उसका रिग्रेट हो रहा है. किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए. एंड वंस यू हैव मेड योर माइंड, यू हैव जस्ट मेड योर माइंड. आई एम टेलिंग यू. ओके, देयर इज नो इफ एंड बट. 4 लोगों की वीडियोस नहीं देखनी है. 4 लोगों की वीडियोस आप देखते रहोगे, चूज करते रहोगे, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, सफिशिएंट है, नहीं है, आएगा, नहीं आएगा, हार्ड आएगा, इजी आएगा. यू विल वेस्ट योर टाइम और वो सेम गलतियां आप रिपीट कर रहे होगे. वंस यू हैव मेड योर माइंड, मेक श्योर कि बेटा देयर इज नो डैम डिस्ट्रैक्शन एट ऑल. नथिंग. ओके. गाना मैं आप लोगों को सुना देती हूँ और मैं आज आप लोगों को 2 गाने सुनाऊंगी. यू नो व्हाट, एक गाना सुनाऊंगी जो बहुत मोटिवेशनल गाना है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ वो मुझे भी बहुत मोटिवेट करता है. और एक गाना सुनाऊंगी जो मेरे दिल से आ रहा है आप लोगों के लिए. ठीक है. ओके. और फिर मैं आपको टाटा बाय बाय करूंगी. मेरी भी क्लास है अर्जुना की. सो जो मोटिवेशनल गाना है दैट इज कि क्या गाना है कि सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें तू कीमत देना. जब नजदीक से देखें तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना. कहते कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां. आई रियली फील इट, यू नो. मेरे को खुद भी फील होता है ये चीज कि कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियां. दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां. करके दिखा कमाल वो, आके जमीन पे दे के जाए आसमां शाबाशियां, 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 शाबाशियां. और एक गाना और मैं आपको सुनाऊंगी जो एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था एंड आई रियली फेल्ट कि वो गाना सुनाओ. पता नहीं वो एग्जैक्टली आपके और मेरे स्टूडेंट टीचर एज अ वो जाएगा, बट आप समझना कि वो आप ही के लिए है, हमारे लिए, हमारे लिए. ओके. एंड दैट इज की कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले. एंड रात का मतलब है ये जर्नी और रात का मतलब है ये क्लास. ओके. कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले. तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर. और ये तुम्हारे लिए थी ये लाइन कि फिर क्यों तुझको लगता है डर, है ना.
तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे प्यारे सपोले बता, दिल क्यों करता है ऐसा फील रह रह कर। क्यों करता है यार? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लेक्चर कैसा लगा। ये तो बस शुरुआत है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू, थैंक यू।